मेरे दादाजी जुड़ गए हैं। ठीक है, स्टार्ट कर देंगे। वेलकम अजय भाई। नमस्ते। आज 30/12/2023 आप सभी को विधि वाणी के 208 उपवास वेबिनार में स्वागत है। आज मैं तो महसूस कर रहा हूं कि एक व्यापारी को माननीय एडवोकेट माननीय सीए के सामने मेरे किए गए सोच के कलेक्शन को जीएसटी में जागरूकता लाने के लिए एक मार्गदर्शन करने का मौका दिया है। संस्थापक अध्यक्ष श्रीमान हर्ष शर्मा जी, विक्रम सिंह भदौड़िया जी, पीएस उपाध्याय जी, दीपक महेश्वरी जी, संजय भटनागर जी, शैलेश विश्वकर्मा जी तथा हम सबका प्यारा भाई अंकित गर्ग जी को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। मैं जो भी हूँ, आप सभी गुरुओं के मार्गदर्शन से आज आपके सामने अपने द्वारा कलेक्शन किए गए जीएसटी का विचार दे रहा हूँ। इसकी आप मुझे इजाजत दीजिए। करिए, करिए, प्रारंभ करिए सब। स्क्रीन शेयर कर लीजिए। दिख रहा है सर स्क्रीन पूरा साफ? हाँ, स्क्रीन आ रही है सर। GST@1% कॉल्ड GST। हाँ। ये आज जीएसटी में पहला टैक्स रॉ मटेरियल पर दिया जाता है, बाद में उसका इनपुट आउटपुट लिया जाता है। तो मैंने क्या किया है, पहले टैक्स पर ही टैक्स देकर आगे टैक्स को खत्म कर दिया है। जैसे देखिए ऊपर लिखा मैंने, रॉ मटेरियल फर्स्ट टैक्स 8, 18, 18, 26 और 38% सिंगल पॉइंट टैक्स, नो आउटपुट टैक्स। मतलब इसका जो टैक्स मिलेगा वो माल के साथ जुड़ के आगे चलेगा। फर्स्ट रॉ मटेरियल टैक्स बिल इशूड फ्रॉम मैन्युफैक्चर जीएसटी 1% बिकॉज फर्स्ट टैक्स विल बी पेड। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला जो टैक्स दे दिया गया था वो माल के साथ जुड़ के मैन्युफैक्चर के पास आएगा। तो मैन्युफैक्चर का रॉ मटेरियल पर जो मैन्युफैक्चरिंग करेगा उस पर कोई तरह का टैक्स नहीं होगा। उस पर जिस एचएसएन कोड से वर्क तैयार होगा, लेबर वर्क तैयार होगा, अगर 5% की कमोडिटी तैयार हो रही है तो 5% से टैक्स लगेगा, 12 से तो 12 का, 18 का तो 18 का, 28 से 28 का। ये माल के साथ जुड़ के आगे चलेगा, लेबर कॉस्ट लगेगा। फर्स्ट पॉइंट टैक्स के बाद वस्तु का नेचुरल रॉ मटेरियल टैक्स खत्म हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेबर चार्ज पर जो लेबर चार्ज प्लस टैक्स कलेक्शन करके वो माल के साथ आगे जुड़ेगा, चल के चलेगा। मूवमेंट टू लास्ट कंज्यूमर, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट रॉ मटेरियल और फर्स्ट टैक्स और फर्स्ट जीएसटी 1% टैक्स कंज्यूमर तक नहीं पहुंचता है। मैन्युफैक्चर जब काम करेगा वो लेबर चार्ज का टैक्स कलेक्शन करेगा और डिफरेंस टैक्स देगा, लेकिन ये भी कंज्यूमर तक नहीं पहुंचता। बाद में ये माल डिस्ट्रीब्यूटर लेगा, वो परचेज करेगा 1% टैक्स से और 1% से सेल करेगा, ये भी कंज्यूमर तक नहीं पहुंचता। होलसेलर के पास भी यही परिस्थिति होगी, रिटेलर भी यही परिस्थिति में आएगा, ये लास्ट कंज्यूमर तक जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि शुरू में जब मैंने आज 8 बार 18, 26 और 38% जो टैक्स दिया है, तो सरकार के पहले अभी के जीएसटी नियम में 5, 12, 18, 28% का इनपुट आउटपुट है। तो मैंने पहले जो टैक्स बेसिस दिया इस वजह से कि सरकार की रेवेन्यू पर कोई इफेक्ट ना पड़े। जैसे जैसे फर्स्ट सप्लायर से मैन्युफैक्चर में आएगा, टैक्स रेट अपने आप कम हो जाएगा, मैन्युफैक्चर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास आएगा, टैक्स रेट कम हो जाएगा, होलसेलर से रिटेलर के पास जाएगा, टैक्स रेट कम हो जाएगा। तो लास्ट में देखा जाएगा कि 5, 12, 18, 28 की परिस्थिति आ जाएगी। इससे क्या होगा, व्यापारी केवल 1% ही व्यापार करेगा। एक समय ऐसा होगा होगा 5, 12, 18, 28 से कम होगा, लेकिन उसके पहले अगर कंज्यूमर का तक वस्तु उपभोग हो जाएगा और मिनिमम मार्जिन में वस्तु कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम हो जाएगा, तो टैक्स रेट 5, 12, 18, 28 से ज्यादा भी होगा। प्राइस मार्जिन मिनिमम होने से टैक्स अमाउंट हाई है जीएसटी 1% में आज के जीएसटी से, लेकिन गुड्स की वैल्यू मिनिमम रहेगा।
डिपार्टमेंट वर्क और ट्रेडर, यहाँ पर जैसे 63 का HSM कोड का रॉ मटेरियल, एकदम नेचुरल रॉ मटेरियल, उस पर सरकार अभी 5% ले रही है, जीएसटी 1% में 8% लेगी। और वो सेल के बिल के साथ जुड़कर अगर 100 रुपये में माल बिकता है तो जो माल बेचेगा वो HSM कोड के हिसाब से माल गया वो सरकार को डिक्लेयर करेगा और बिल पर 5%, 50% CGST, 50% SGST करके 1% टैक्स कलेक्शन करेगा। और सेम स्टेट में रहेगा तो उसको 5% और 1% 6% मिलेगा। और यही माल दूसरे स्टेट में अगर चला गया तो 5% वाली आइटम का 2.5% और 1% GST 1% मिलेगा। यहाँ यहाँ साइड में हिडन जो है फैक्ट्री वाला का, एक मिनट छोटा कर देता हूँ, ये फैक्ट्री वाला का हिडन जो है 5, 12, 18 का जो रहेगा वो नहीं रहेगा, केवल 1% का हिडन रहेगा मैन्युफैक्चरिंग पर। सर स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? मैंने थोड़ा छोटा किया है। टैक्स मार्जिन स्टेटस एवरेज में देखा जाए तो 40% से 70% मार्जिन तक का GST 1% में एडवांस टैक्स ही है। क्यों कह रहा हूं मैं? जो मैंने 8, 18, 26 और 38% जो शुरू में दिया है, आज के GST से यही हिसाब आएगा। और स्टेट के हिसाब से देखा जाए तो 100% एडवांस मार्जिन टैक्स मिल जाएगा। इस 100 रुपया पर अभी जैसे 2.5% मिलता है तो 100 रुपया पर उसको 5% पहले ही मिल जा रहा है। जैसे बिफोर मार्जिन टैक्स रेट हाई होगा और आफ्टर मार्जिन टैक्स रेट लो होगा GST 1% में। अब कंडीशन, रिस्ट्रिक्शन और रिकवरी एंड इंटरेस्ट, अब देखिए 17 में, ये तो आप सभी को मालूम है कि 17 में क्रेडिट ब्लॉक का रिस्ट्रिक्शन, और 34 में क्रेडिट नोट, 37 में 3B रिटर्न, 42 में रिवर्स, 50 में इंटरेस्ट और 73 में डिमांड, 74 में उसकी डिमांड और 122 में पेनल्टी का है। अभी GST में व्यापारियों पर पूरा 5, 12, 18, 28 का असर होता है, और जब GST 1% हो जाएगा तो उस पर टोटल पर 1% का असर होगा, केवल इंटरेस्ट 18% रहेगा, और पेनल्टी पर जो 200% सरकार ने जो नियम बनाए हैं 1% रहेगा। अपील में अगर कुछ केस गया तो आज GST में हाई अमाउंट होने के कारण कोर्ट मूवमेंट करना पड़ता है, जिसमें पहले 10% और अपील नहीं मानने पर वापस, अपील करने पर वापस से रिमेनिंग वैल्यू का 20% देना पड़ता है। GST 1% में अगर ह्यूज अमाउंट होगा तब तो कोर्ट जाएगा आदमी, नहीं तो मिनिमम अमाउंट होगा तो वो सरकार को टैक्स जमा देके अपना असेसमेंट करके ऑर्डर करा के खत्म करेगा। मर्ज वन HSN टू अदर HSN कमोडिटी, जिस टी में जिस HSN कोड का प्रोडक्ट तैयार होता है उसका रॉ मटेरियल का टैक्स रेट बदलता है। उदाहरण से समझिए कि प्रोडक्ट HSN कोड 5% है तो रॉ मटेरियल HSN कोड 12% का है, तो फिनिश प्रोडक्ट के हिसाब से उस वस्तु का रॉ मटेरियल टैक्स 5% हो जाता है, जबकि रॉ मटेरियल HSN कोड 12% का था। रिजल्ट होगा कि रिफंड क्लेम का कंप्लायंस करना होता है। GST 1% में एक HSN कोड से दूसरे HSN कोड में मर्ज होने से टैक्स रेट नहीं बदलेगा, क्योंकि पहला टैक्स पेड होने के कारण सभी अनफिनिश या फिनिश प्रोडक्ट पर टैक्स ही नहीं है, और 1000 रुपये के ऊपर जो एक्सेस वैल्यू होते हैं उसका टैक्स रेट नहीं बदलेगा। वन परसेंट टैक्स ट्रांसफर सिस्टम, व्यापारी से व्यापारी का फर्स्ट टैक्स ट्रांसफर नहीं होगा, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगा। तो यहीं पर मेन अमाउंट है।
1% टैक्स जो होगा उसमें डिफरेंस टैक्स के हिसाब से 0.10% से लेकर 3% तक ही होगा। अब डिफरेंस टैक्स पेयर की कैटेगरी बता रहा हूँ। 90% डिफरेंस टैक्स पेयर है जो 0.10 से लेकर 0.30% तक टैक्स पेयर करते हैं। 5% आदमी 0.40 से 1% तक, और 5% व्यक्ति 1% से 3% तक। 1% से 3% के अंदर में भी 80% 1% में है, और 15% 2% से है, और 5% 3% से है। व्यापारी को टैक्सेबल टर्नओवर दिखाना होगा, और 1% टैक्स जो होगा डिफरेंस टैक्स 0.10 से लेकर मैक्सिमम 3% पेबल तक ही होगा। एक उदाहरण से समझाना चाहता हूं। यदि किसी व्यापारी ने 1 करोड़ का टर्नओवर किया तो उसने परचेजिंग की 90 लाख की इंक्लूडिंग फर्स्ट टैक्स देखी, तो उसका जीएसटी टैक्स बना 90,000 रुपया। सेल किया उसने 1 करोड़ पर, तो 1 करोड़ पर जीएसटी 1% से बना 1 लाख रुपया टैक्स बना। उसका डिफरेंस टैक्स पेबल हो गया 1 लाख माइनस 90,000 इक्वल टू 10,000। तो 1 करोड़ का टर्नओवर किया और पेबल टैक्स बना 10,000 रुपया। शेयर गवर्नमेंट फर्स्ट टैक्स। फर्स्ट टैक्स सपोज करिए 100 रुपया है, उसमें 8, 18 और 26 और 38% बनाया है मैंने। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 29% सेल लेगी और स्टेट गवर्नमेंट 71% सेल लेगी। 8% वाले में 2 रुपया 32 पैसा, 18 वाले में 5.22, 26 वाले में 7.54 और 38 में 11.2 थी। और स्टेट लेगा 71% के हिसाब से 5.68 और 12.78 और 18.46 और 26.98। पीछे मैंने आप लोगों को समझाया था कि स्टेट को 100% टैक्स मिल रहा है। ये आप देखिए, ये जो 5% वाली आइटम है, अभी 100 रुपये में 5 रुपये 68 पैसा मिला, जबकि इस समय 100 रुपये की वस्तु है 5% वाला में 2.5% मिलता है 50% के हिसाब से। इसी को मैंने 100% बताया। और नीचे फर्स्ट कॉस्ट वैल्यू अमाउंट पर 100 रुपये पर 8, 18, 28 और 36% है। प्रॉफिट मार्जिन पर प्रत्येक 100 रुपये के ऊपर 1% से टैक्स है। अगर आप 100 से कम कर रहे हो तो पॉइंट कुछ आएगा, और 100 से ऊपर करो तो 1 पॉइंट से कुछ बेसी आएगा। शेयर फर्स्ट टैक्स वन स्टेट टू अदर स्टेट। जैसे एक स्टेट में मैंने जैसे पीछे बताया था 71% से 100% जो शेयर मिल रहा है, अगर वह माल दूसरे स्टेट में जाता है तो उसकी वैल्यू निश्चित बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले 100 पर था, अब हो गई 120 पर। तो अगर 5% से दूसरे स्टेट में अगर माल जाता है तो उसको 2.5% देना पड़ेगा। सब ऊपर 56 5 रुपया 68 पैसा उसके पास था, उसमें से 3 रुपया अदर स्टेट को देना पड़ेगा। इसी हिसाब से 12% का है, 18% का है और 28% का है। तो उस जिस स्टेट में माल जा रहा है आज भी 2.5% ही, 5 वाले में 2.5, 12 वाले में 6, 18 वाले में 9 और 28 वाले में 14% मिलता है। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेता है। एंड कंज्यूमर स्टेट। जिस स्टेट में सपोज करो फर्स्ट स्टार्ट किया है तो 100 रुपये पर 18 रुपये टैक्स लगा, उसने 20 रुपये प्रॉफिट किया, सेल वैल्यू 138 रुपये बनी, उस पर जीएसटी 1% लागू किया तो 1 रुपये 38 पैसा मिला। अब इसका कैलकुलेशन देखिए, फर्स्ट टैक्स 71% है, तो जिस स्टेट के पास 18% का रिमेनिंग बचा था 71%, 12.78 पैसा मिला, और जीएसटी 1% से 1 रुपये 38 पैसा मिला, तो टोटल टैक्स मिला 13 रुपये 76 पैसा। लेकिन व्यापारी को वर्क करना पड़ा कितना, 1% का। आज के जीएसटी में ये 120 रुपया पर 10 रुपया 22 पैसा, उल्टा जीएसटी से जीएसटी 1% में टैक्स बेसी हुआ, लेकिन कंप्लायंस रेट पब्लिक व्यापारी के लिए बहुत सुविधा हो गई। इसी प्रकार नीचे में अदर स्टेट में अगर ये माल जाता है, मैंने एग्जांपल दिया है 140 रुपया पर, यहाँ 158 रुपया जो दिखा रहा हूँ इसमें 140 रुपया वैल्यू है और 18 रुपया टैक्स है। ये दूसरी स्टेट में माल जाएगा तो 9 रुपया 48 पैसा, 12% के प्रोग्राम 12% के हिसाब से बनाया हुआ है मैंने,
तो 12% के हिसाब से 9 रुपये 48 पैसा एक स्टेट दूसरे स्टेट को देगा। और जैसे आज जीएसटी में आईजीएसटी का ट्रांसफर होता है उसी हिसाब से इसमें भी 1% से ट्रांसफर होगा 1 रुपया 58 पैसा। तो सामने वाले स्टेट को 11 रुपया 6 पैसा मिला, फिर वो अपने स्टेट में 50-50 करेगा, 79 पैसा करेगा। नीचे कैलकुलेशन देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को इस ट्रांजेक्शन पर सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला फर्स्ट टैक्स से 5 रुपया 22 पैसा और जीएसटी 1% से मिला 46 पैसा, टोटल मिला 5 रुपया 68 पैसा। कंज्यूमर स्टेट को मिला 9 रुपया 48 पैसा प्लस जीएसटी से 79 पैसा, मतलब 10 रुपया 27 पैसा। और सप्लाई स्टेट से मिला 3 रुपया 30 पैसा और प्लस 33 पैसा जीएसटी सेंट्रल जीएसटी के नियम से 3 रुपया 30 रुपया। ये पैसा तीनों को, सेंट्रल को, कंज्यूमर स्टेट को और सप्लाई स्टेट को, इस हिसाब से अनुपात में बटेगा। रिटर्न, फर्स्ट टैक्स पेयर रिटर्न किस हिसाब से भरेगा? वो जो फर्स्ट टैक्स अमाउंट दिखाएगा 100 रुपया, उस पर 18% टैक्स कलेक्शन करेगा। वो 18 रुपया पेयर करेगा 29%, 31% से सरकार गवर्नमेंट को, सेंट्रल को 5 रुपया 22 पैसा, स्टेट को करेगा 12 रुपया 78 पैसा। जो स्टेट के लिए मैंने पीछे दिखाया था 12 रुपया 78 पैसा, इस हिसाब से रिटर्न जाएगा। और जीएसटी जो बिल बनेगा उसमें वो दिखाएगा 100 रुपया मूल का दाम, 18 रुपया पहला टैक्स, 12 रुपया मुनाफा, 130 रुपया पर 1% जीएसटी से 0.65 पैसा, 0.65 पैसा, तो 1 रुपया 30 पैसा टोटल टैक्स हो गया। पहला टैक्स पेयर 18 रुपया और 1 रुपया 30 पैसा, 19 रुपया 30 पैसा पेमेंट करेगा सरकार को। और अगर दूसरे स्टेट में माल जाता है 30 रुपया पर, मैंने 12% पे दिखाया है यहाँ, तो 7 रुपया 80 पैसा जाएगा, 1 रुपया 30 पैसा जाएगा, टोटल 9 रुपया 10 पैसा दूसरे स्टेट को जाएगा। तो दूसरा स्टेट अपनी जो 130 रुपया पे 12% टैक्स क्यों छोड़ेगा? वो पूरा लेगा, वो 7 रुपया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट देगी। तो इस हिसाब से सीजीएसटी का 65 पैसा, एसजीएसटी का 65 पैसा हुआ। 7 रुपया 80 पैसा डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट जाएगा, इसको व्यापारी से कोई लेना देना नहीं। व्यापारी को केवल 1 रुपया 30 पैसा का आज के जीएसटी रूल के हिसाब से पेमेंट करना है। यहाँ पर अलग अलग स्लैब से बताया जाएगा 5, 12, 18, 28 से क्या क्या है। अभी मैंने यहाँ पर केवल 12% से ही डेमो दिया है। अगर 5, 12, 18, 28 का जो स्टेटस होगा टैक्सेबल वैल्यू, वो बताने से उस हिसाब से रुपया ट्रांसफर होगा। इसमें सब व्यापारी की कोई हेडेक नहीं होगी। सेकंड टैक्स पेयर विद मैन्युफैक्चर, वो अपनी रिटर्न कैसे भरेगा? वह जिस लेबर चार्ज को 20 रुपया दिया, तो वो 12% की कमोडिटी बना रहा है, तो 12% से 2 रुपया 40 पैसा टैक्स कलेक्शन करेगा, जमा देगा। उसका शेयर 2971 के हिसाब से 97 सेंट्रल गवर्नमेंट और 1 रुपया 43 पैसा स्टेट गवर्नमेंट लेगी। और जीएसटी में जब उसके 1% का जब जीएसटी रिटर्न होगा, उसमें 130 रुपया पहले परचेज, फिर 20 रुपया लेबर चार्ज का दाम और 10 रुपया अपने प्रॉफिट, 160 रुपया पर रिटर्न भरेगा। तो उस पर 1 रुपया जीएसटी 1% से 1 रुपया 60 पैसा टैक्स होगा, जो 0.080 पैसा सीजीएसटी और 0.080 पैसा एसजीएसटी होगा, टोटल 1 रुपया 60 पैसा। अब इसका सेक्शन 6, मैं शायद गलती बोल रहा हूँ, सेक्शन शायद 6 ही है, उसमें आउटपुट का हिसाब जो बनेगा, आउटपुट बनेगा 1 रुपया 60 पैसा, इनपुट हुआ 1 रुपया 30 पैसा, उसका आउटपुट लेस इनपुट इक्वल टू 0.30 पैसा। तो टोटल पेबल करेगा सेकंड टैक्स पेयर 2 रुपया 40 पैसा मैन्युफैक्चरिंग का और प्लस 0.03 पैसा 30 पैसा इक्वल टू 2 रुपया 70 पैसा। अगर यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता सपोज करिए, तो उसको केवल इस ट्रांजेक्शन के पीछे 30 पैसा टैक्स भरना पड़ता। तो व्यापारी पर सरकार को पूरा पैसा मिल रहा है, लेकिन व्यापारी पर बोझा 30 पैसा का ही हुआ। सेम स्टेट कंज्यूम्ड, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट टैक्स में जीएसटी के हिसाब से
स्टेट को 100% मार्जिन का टैक्स एडवांस है। 100% मार्जिन के बाद टैक्स रेट रिड्यूस होता जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 100% मार्जिन से पहले कोई वस्तु B2C हो जाता है तो टैक्स रेट हाई होगा। जैसे एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ, आज के जीएसटी में 140 रुपये का 12% से एक्चुअल टैक्स होता है 16 रुपया 80 पैसा। जीएसटी 1% में 140 रुपया एक्चुअल वैल्यू प्लस 18% फर्स्ट टैक्स इक्वल टू 158 रुपया। 158 पर 1% हुआ तो 18 प्लस 1 58 पैसा। तो मतलब यहाँ पर जीएसटी में 16 रुपया 80 पैसा टैक्स था और जीएसटी 1% में 19 रुपया 58 पैसा फाइनल टैक्स हो रहा है। मतलब जीएसटी से जीएसटी 1% में टैक्स बेसी है, सरकार की रेवेन्यू बढ़ रही है। अगर स्टेट के हिसाब से समझे तो जीएसटी में 140 का 6% मतलब 12% का हाफ मिलता है स्टेट को 50%, तो 8 रुपया 40 पैसा। और सीजीएसटी का टैक्स का 42% स्टेट को वापस मिलता है, उस हिसाब से 3 रुपया 52 पैसा। तो स्टेट को मिला 11 रुपया 52 पैसा 92 पैसा। और जीएसटी 1% में 158 1% से 12 रुपया 78 पैसा फर्स्ट टैक्स से मिल गया और 1 रुपया 58 पैसा जीएसटी 1% से मिल गया। टोटल 14 रुपया 36 पैसा। जीएसटी और जीएसटी 1% में जीएसटी से टैक्स बेसी है, लेकिन व्यापारियों पर 5, 12, 18, 28 का वॉल्यूशन पूरा खत्म है, पूरा 1% का ही वॉल्यूशन रहेगा। सिनेरियो, अभी आप पहले टैक्स दे फिर इनपुट क्रेडिट फिर टैक्स लेते हैं। आउटपुट क्लेम से दोनों का कंफर्मेशन होने के बाद ही रिलैक्सेशन मिलेगा, अन्यथा फिर से टैक्स का भुगतान करना होगा। इसका अभी क्या हो रहा है कि जब तक रिटर्न कंप्लीट नहीं मिलती है तो टैक्स वापस भरना पड़ता है व्यापारी को। दूसरा क्वेश्चन, आज बाजार में गुड्स प्राइस एंड जीएसटी टैक्स जुड़कर भुगतान होता है। यही कंफर्मेशन नहीं हुआ तो गुड्स प्राइस एंड जीएसटी दिया हुआ और जीएसटी टैक्स फिर से टैक्स को जोड़कर क्या गुड्स का सेल होना पॉसिबल है? मेरा तो उत्तर होगा नहीं, क्योंकि टैक्स पे टैक्स दिया हुआ टैक्स भी भुगतान हुआ और फिर से टैक्स ऐड करके भी देना, मेरे हिसाब से वो मार्केट में आदमी टिक नहीं सकेगा। जीएसटी 1% में इस फॉर्मूला को 5, 12, 18, 28 को से डायरेक्टली 1% से बाध्य करेगा, जबकि दोनों अवस्था में फर्स्ट टैक्स पेड है। उल्टा रेवेन्यू कम ना हो इसके लिए जीएसटी 1% में पहले टैक्स को सिंगल पॉइंट 8, 18 और 26 और 38% के रूप में दे दिया गया है। डिफरेंस टैक्स पेबल व्यापारी केवल 1% से कार्य करेगा। व्यापारी के द्वारा बनाए टैक्सेबल वैल्यू से किस किस हेड में अमाउंट जाएगा, एक दूसरे स्टेट में अगर गुड्स जाता है तो जरूरत होगी, अन्यथा जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सेम स्टेट में कोई जरूरी नहीं है। फर्स्ट टैक्स का पैसा व्यापारी द्वारा दिए गए रिटर्न के हिसाब से सरकार को टैक्स का पैसा ट्रांसफर होगा। व्यापारी की भूमिका केवल 1% से होगी और सरकार की रेवेन्यू 32% बढ़ेगी इससे। मेरा यही बनाया हुआ था। अब आपको कोई प्रश्न पूछना तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। किसी भाई का कोई सवाल हो इस संबंध में तो आप पूछ सकते हैं अजय जी से। कुछ किसी सीताराम जी कोई सवाल है इस संबंध में? कुछ जो जीएसटी का 1% के बारे में बताया अजय जी ने आज, बहुत अच्छी स्लाइड तैयार करी है उन्होंने, अपना पीपीटी बहुत अच्छी तैयार करी है, बहुत मेहनत करी है, 4-5 साल की मेहनत के बाद आज उनका प्रेजेंटेशन आया है। और टोटल प्रेजेंटेशन जो है, जो अजय जेटली साहब ने संसद में कहा था या राज्यसभा में कहा था, के बेस के ऊपर है। चलिए, बहुत अच्छा प्रयास था अजय सर का और इन्होंने परफेक्ट 28 मिनट में प्रेजेंटेशन पूरी करी। ये इसकी साधुवाद के पात्र हैं जो इतना समझाने का इन्हें प्रयास किया। हालांकि इस विषय पे कई बार इनसे हमारी चर्चा हो चुकी थी पहले भी, और एक हमने जब ये आज पता पड़ा कि आज अजय बोलने वाले हैं तो हमने कहा भी था क्या वो 1% पर ही बोलेंगे, लगता है बोले हाँ उसी बार ही बात करेंगे। और बहुत सर अच्छा मैं वीडियो कॉन्सेप्ट दिखाना है। चाहता हूँ।
अगर वो सरकार चाहे तो इस चीज को अगर अप्लाई कर दे तो बहुत सारी समस्या हल हो जाएंगी। समस्याएं हमारी केवल हल नहीं होंगी, पूरे प्रांत की, पूरे राष्ट्र की समस्याएं हल होंगी। हाँ मतलब जो सीधे आज जो डिफरेंट रेट ऑफ टैक्सेस हो रहा है, मतलब नागरिकों को भी भुगतना पड़ रहा है, प्लस व्यापारियों को करना पड़ रहा है। जी ये सर, सब वो सब सब काम दूर हो जाएंगी। बहुत सारी चीजें हल हो जाएंगी अपने आप। एक मिनट सर, ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ सर मैं मोबाइल से। वापस गवर्नमेंट से हेलो हमने क्लेम करना वो वापस हेलो गौरव सर आए ही नहीं आए? आगे गौरव सर आ गए। गौरव सर जी आ गए हैं, दिखने लगे हैं, उनका भी हेलो चेहरा नहीं आ रहा है उनका भी। एक मिनट सर, वीडियो दिखा दूँ? गौरव सर वीडियो ऑन कर लीजिए अपनी। सर वीडियो अब आप मत अनम्यूट कर दिखाइए, लीजिए अगली सर। बार दिखाइए। अजय सर वीडियो अगली बार दिखाइए। अजय सर वीडियो अगली बार दिखा देंगे। अजय सर वीडियो अगली बार दिखाएंगे। अच्छा आदरणीय गौरव सर, आप कृपया अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और आपका गवर्नमेंट टैक्स को इनपुट मिल जाए तो बोल गौरव सर अपना वीडियो ऑन कर लीजिए सर, माइक अपना माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए, जितनी इनकम लगे उनसे शो तो हो जाए आपको, माइक्रोफोन अनम्यूट कर लीजिए गौरव सर। मतलब वापस है क्योंकि हमें बिल में वापस कर बिल में नहीं उनके कॉस्ट से कुछ जीएसटी हमें जो बताओ ठीक है क्या आवाज नहीं जैसे पहुंची हमने गौरव मान सर? के चलो कोई ये तो सामान खरीद गौरव ने ज्वाइन तो कर लिया। ठीक है और में हमें मान गौरव के सर ने चलो ज्वाइन तो कर लिया। हमने टैक्स पे ज्वाइन तो कर लिया है पर वो अभी आवाज नहीं आ रही। हमने सोने को परचेस करो जो ना 3% ठीक है शायद आवाज नहीं पहुंच रही। ठीक है मुझे कछु ना कुछ हुआ ही नहीं मुझे दिखा है लेकिन देखा तो है। मैं कॉल करूं सर को? करिए प्लीज आप, एक्सेप्ट थोड़ा नीचे कर लो मिल जाएगी लेकिन आपको वापस कर दिया मतलब वापस मिला ऐसा बहुत राम प्रकाश भाई साहब, अपने चित्रकूट से अग्रवाल जी आते हैं, वो उसमें रहेंगे ना? चित्रकूट से राम गोपाल नहीं, अग्रवाल संजय जी अग्रवाल आते जी हैं। आते हैं। संजय अग्रवाल जी संजय उन्हीं की अग्रवाल, देख रेख में हो रहा है। अच्छा उन्हीं की देख रेख में। वही संरक्षक है वहाँ के। सर आयोजक है, प्रमुख आयोजक संजय अग्रवाल जी है। हम्म। हर सर कितनी परिक्रमा लगाएंगे आप चित्रकूट में रहकर? जितनी हो जाए, मैं तो शायद 10वीं 11वीं बार जा रहा हूँ। पौन घंटा लगता है सर एक परिक्रमा में? हाँ नहीं, लगाई है, हमेशा लगाई है। मैंने तो ऐसे ऐसे में परिक्रमा लगाई है कि पैरों में छाले थे, मैं बड़ी चल भी नहीं पा रहा था, बैठ बैठ के करी मैंने परिक्रमा पूरी गर्मियों में। हम और हमारे मित्र गए थे सर, तो हम लोगों ने पौन घंटे में परिक्रमा लगा ली रही। और हमारा जब मैं अगली बार गया अपनी पत्नी को लेकर तो 2.5 घंटे में परिक्रमा लगी रही। वो सबसे मेरी कठिन परिक्रमा थी जब मेरे पैरों में छाले थे बहुत बुरी तरीके से। सर आ जाइए सर, स्टार्ट करें। लगा लीजिए फोन, कभी से कोई साउंड आए। अचू भी अपने फार्मर के नाम पे खरीदेगा तो हमारे स्वयं की यूज के नाम है तो नहीं यार पार्ट भी किया तुम जीएसटी में काट देना तो लगा लो तो मामले नहीं नहीं सर, हमारा तो खत्म हो गया टॉपिक, जो कर रहे थे। आप ही की तरफ से हो रहा है, हमारे मतलब ही नहीं, हमारे तरफ सब क्लास चल रही है। मैंने बार बार आपको कॉल करा ना, मैंने कई बार आपको। सर जी प्रणाम। सर नमस्कार अजय भाई, नमस्कार। सर और सब कुशल मंगल है? अब आपका आशीर्वाद अजय भाई। सर क्या चित्रकूट में कोई मीटिंग वगैरह है? चित्रकूट में मीटिंग पक्का है 27-28 जनवरी की। तो सर हम पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मीटिंग नहीं, कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंस है हाँ। तो
इस पे हमारी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है सर मेरे पास। नहीं, मीटिंग मैसेज तो डाले जा रहे हैं, सारे ग्रुप में मैसेज पढ़ रहे हैं। हाँ, मेरे पास कोई मैसेज नहीं है। मैं कल मुरादाबाद गया था, तब पता लगा था सर। नहीं आप किसी ग्रुप में नहीं है क्या जुड़े हुए किसी में? नहीं, ग्रुप में तो हूँ, ये उत्तर प्रदेश वगैरह जो है बना हुआ हाँ है। हाँ, तो उसी उसी में मैसेज पढ़ रहे हैं ना सब में। हाँ 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 हाँ। उसी में 15,000 मैसेज पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल में चार्जेस डालना वगैरह चालू है सर कर उसका दिया। कुछ? 15,000 रुपये खर्च किया आज के बाद। नहीं नहीं, 3500 रुपए तो है इंडिविजुअल का, और पत्नी के साथ जाएंगे तो 5500 रुपए है 2 दिन का। 2 दिन का। दोबारा मैं कैसे करूंगा काम बुधवार? 27 और 28 जनवरी। ठीक है, पहुंच ठीक। जाएगी, मुझे भी तो टाइम लगता है बनाने बहुत में। बढ़िया है, मतलब इतना। सुधीर सर, थोड़ा माइक्रोफोन बंद कर लीजिए। सुधीर कुमार भारद्वाज जी, माइक्रोफोन बंद कर लीजिए, आप नाराज हो रहे हैं थोड़ा। थैंक यू। अजय गोपाल गौरव सर आ गए हैं मेरे ख्याल से। नहीं, गौरव सर तो आ गए हैं, लेकिन मुझे उनका माइक्रोफोन बराबर डिस्कनेक्ट हो रहा था। अच्छा अच्छा। वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही थी उनको, मेरी बातें अभी। जैसे किसी को कुछ कहना हो तो हैंड राइज कर ले, फिर माइक्रोफोन को अनम्यूट करे। कि वैसे शेयर कर रहे थे वो। माइक्रोफोन, हाँ, अपना अपना माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिए आप सभी लोग। अच्छा, मैं एक प्रश्न पूछ ले रहा हूँ जिससे सर, अभी जैसे कपिल जैन का एक तो वीडियो देखा मैंने, उसने क्या कि 60 लाख के नीचे के टर्न नंबर वाला का जीएसटी नंबर कैंसिल होगा, ऐसा प्रावधान आया है, अभी जब क्लियर तक नहीं कोई है। कोई विधेयक पारित नहीं हुआ, जब तक कोई बात ना मानी जाए। हाँ, बस यही बात भाट है साहब की अब। बात तो बिल्कुल ना मानी जाए। हम्म। देखिए, भाट साहब व्हाट्सएप पे भाट साहब और डिस्कशन चल यूट्यूब रही की है। बात बिल्कुल ना मानी जाए। व्हाट्सएप उद्योग की या व्हाट्सएप या फेसबुक उद्योग की बातों को नहीं मानना चाहिए, जब तक कि हम्म। कोई आप अपने आंखों से नोटिफिकेशन या सर्कुलर ना पढ़ लें, या कोई रूलिंग या साइटेशन कहीं हम्म। प्रॉपर किसी किताब में ना छपी हो। मैं भी हमने पश्चिम बंगाल में 50 लाख का 50,000 का किया था, वापस नोटिफिकेशन मेरे पास आया, 1 लाख कर दिया। उस पर ना पड़ा करो सर, वो खतरनाक चीज है। एक तो होटल पढ़ा, एक क्लास पढ़ा था, वो बताऊं क्या, तो उसमें सर जुड़ रहे हैं जिससे सर, आईजीएसटी का मतलब दूसरे स्टेट का जीएसटी नंबर है, लेकिन बिल लोकल कट रहा है एसजीएसटी सीजीएसटी में। जब ये यहाँ पे छप जाए ना सर कोई भी नोटिफिकेशन, हाँ। तब हाँ, तब माने। नहीं ठीक बात है। इसके पहले नहीं माने। नहीं, एक एक क्वेश्चन था कि दूसरे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होटल में ठहरने गया था, लेकिन वो अपने स्टेट का जीएसटी नंबर दिया, उसका बिल सीजीएसटी एसजीएसटी में कटा, आईजीएसटी से नहीं कटा, उसके स्टेट पे जाके उसको क्लेम मिला उसको। शिव गोपाल गुप्ता जी, आपके यहाँ था आवाज आ रही है। सर मैं ये शिव कहना गोपाल, चाह रहा था, हाँ इसलिए बताइए मैंने सर। अपने आप को अनम्यूट किया कि हाँ ये जो 18 19 19 20 के लिए नया नोटिफिकेशन आ गया टाइम एक्सटेंशन का, जी सर। तो इस पे अभी हाई कोर्ट मैंने पढ़ा हुआ था कि हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया है कि हम्म भाई एक्ट आप इसके डेट नहीं एक्सटेंड कर सकते हैं। हम्म जो डेट इन्होंने 31 दिसंबर लाए थे एक्सटेंड हम्म करके, वो भी नहीं कर हम्म, सकते हैं। उसके बिहाफ पे कोई 73 74 की पेनाल्टी भी नहीं लगा सकते। जी। ऐसा हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है, उसके बाद फिर एक एक्सटेंशन आ गया। नहीं, अगर कोई चैलेंज किया गया है तो उसका अपन को पीआईएल देखना पड़ेगा कहाँ डला हुआ है। वैसे जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता, जब तक तो सरकार कुछ भी करने की स्वतंत्र है ना। वो तो आप बात सही, आप लेकिन आप 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 ब्रेक तो लगाए नहीं ना उसके ऊपर किसी प्रकार के। सबसे बड़ी गुप्ता जी, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये सरकार है, बिना लगाम की सरकार है, इस पे लगाम लगाई नहीं रहेगी तो ये ऐसे ही काम सही करती कह रहे रहेगी। हो। हम्म अगर लगाम नहीं हटेगा तो काम नहीं चलेगा। अपने अपने माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिए प्लीज सर। दो गौरव सर, यार क्या दिक्कत आ रही सर? अजय सर माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिए। अजय अग्रवाल जी माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिए। ठीक है सर। गौरव सर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ सर अभी तक?
शैलेश जी, यस सर। शैलेश जी, जी सर, सुन रहा हूँ। शैलेश जी, जी सर, आवाज आ रही मुझे आपकी। हाँ, जरा नंबर नोट करो आप। नंबर नोट करूँ? हाँ, क्या हो गया सर उसमें? 82 82 82 85 85 93 93 14 14 90। 90 जी। गौरव सर का नंबर है। जरा हाँ उनके हाँ, स्क्रीन शेयर जरा करवा दीजिए, उनको जरा थोड़ा सा, उनको टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है उनके साथ। स्क्रीन शेयर में? हाँ, ये तो बड़े आराम से हो रही स्क्रीन शेयर तो। जरा एक मिनट, आप टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, आप बात कर लो एक मिनट। सर का स्क्रीन शेयर तो आया था बीच में। हेलो, मेरी आवाज लौट रही है। हर्ष भाई साहब प्रणाम। हाँ, नमस्कार सर, नमस्कार सर। अजय भाई, इतने किसी को सवाल हो तो अजय भाई से पूछ लीजिए, जो 1% मुझे। राकेश भाई नमस्कार। राकेश बाबू नमस्कार। राकेश बाबू, बहुत बढ़िया टॉपिक सुनाया आज आपका, उन्होंने, अजय बोथरा जी ने। शायद मैं सुना नहीं आपके मतलब की 1% का वाले पे। मैंने अभी ज्वाइन किया सर। हाँ हाँ, आपने लेट ज्वाइन किया, उन्होंने बहुत बढ़िया डेलीब्रेशन दिया। अजय जी ने बहुत अच्छी तैयारी करके आए थे। जी 1% जीएसटी के ऊपर जो कंसेप्ट था अरुण जेटली जी का, जिस जिस बिहाफ पे वो जीएसटी लेके आए थे, उन्हीं जी। की जो वीडियो थी, उन्हीं के जो वर्डिंग थे राज्यसभा में, लोकसभा में, उसी के ऊपर उन्होंने अपना पूरा थीम तैयार किया था कि जीएसटी 1% के हिसाब से। जी तो अजय बोथरा जी भी फिलहाल लाइन पे हैं। तो अजय बोथरा जी शॉर्ट में बताएंगे कि जरा इनको, राकेश भाई को वापस से समझा दे रहा हूँ सर। खाली नमस्ते सर। जरा वैसे ही वहाँ वर्बली से बता दीजिए थोड़ा सा। मैं शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। फर्स्ट नेचुरल टैक्स लगने के बाद में गुड्स पे टैक्स ही खत्म। गुड्स की मेंटेनेंस में ही 1% टैक्स होना चाहिए बस। जिससे क्या है कि आज कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी बोल रहा है जीएसटी वाले को, भाई तुम्हारा कितना केस हम लोग संभालेंगे। आप जो राकेश सर जी, आपका जी क्या जी। प्रश्न है, पूछिए। नहीं, प्रश्न मेरा कोई नहीं है, मैं सुन रहा था केवल सर। मैं आपको बोल रहा जी सुन रहा था केवल। मेरा मोटिव यही था कि फर्स्ट पॉइंट पे टैक्स लग के उसका टैक्स ही खत्म हो जाए। जी जी। और सरकार, आज क्या हो रहा है, व्यापारी से दिखाया जा रहा है ना कि व्यापारी पैसा लेके भाग गया, ये भाग गया, ये भाग गया, बोल रहे हैं ना टैक्स का पैसा। लेकिन इनकी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स की जो धारणा है वो कैसे पूरी हो पाएगी एक वन टाइम टैक्स से? हाँ, बता रहा हूँ। चलिए, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, शुरुआत किए। जैसे पहला टैक्स सपोज करिए मैंने 12% की जगह 18% दिया है, जी तो कितना परसेंट बेसी हुआ? 50%। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 29% अपना शेयर ले लेगी पहले। तो 18 में 29 गया, 5 रुपया 22 पैसा हो गया सेंट्रल का, और 12 रुपया 78 पैसा हो गया स्टेट का।
अब ये तो फर्स्ट टैक्स में हो गया। अब इसके बाद में 1% से अगर 100 रुपया पर 12 रुपया 78 पैसा था स्टेट के पास पैसा, ये माल दूसरे स्टेट में चला गया, जी उस समय वैल्यू हो गई 120 रुपया, 100 की जगह 120 हो गई, तो प्रॉफिट भी जी जुड़ेगा। जी हाँ। अब दूसरा स्टेट को 120 रुपया का 6% का मतलब 12% का 50% कितना होता है? 6% हुआ। 6%। तो 120 रुपया का 6% कितना हुआ? है जी 120 रुपया का 6% कितना हुआ? 7 रुपया 80 पैसा। 7 रुपये 20 पैसे। 7 रुपया 80 पैसा। हाँ, 7 रुपया 20 पैसा, मेरी गलती है। 7 रुपये 20 पैसे। 7 रुपया 20 पैसा उस स्टेट को, ये स्टेट उस स्टेट को देगा जिस स्टेट को माल जा रहा है। आज आप जो 3B का रिटर्न जब भरते हो तो आपको अनरजिस्टर्ड परचेज का रिटर्न भरते हो ना, उसमें दिखाते हो ना कि उस स्टेट को इतना % का माल भेजा मैंने। अब बोतरा जी पता नहीं बिल टू शिफ्ट टू मालूम पड़ी तीसरे स्टेट में चला गया या बीच वाले में किसको देंगे क्या देंगे। नहीं, जिस स्टेट में जाएगा उसको, आज सपोज करिए मैंने जैसे आपको बताया ना 12 रुपया 78 पैसा मेरे पास था, जब मैंने उसको जब माल भेजा तो उसकी वैल्यू हो गई 120 रुपया, तो दूसरा स्टेट तो 120 पैसे तो अपना 50% शेयर लेगा। मैं जाऊँ आज अपने को CGST और GST 50-50 मिलता है ना, तो 6% से उसको टैक्स मिलेगा, पहला टैक्स सरकार को मिल गया, ये और 1% से GST का ही पूरा कानून लागू है। मैंने कुछ कानून बदला नहीं है, और रुपया का जो मेन वैल्यू है सरकार के पास ही रहेगा। अभी जैसे व्यापारियों पर रह रहा है ना, कि इस व्यापारी ने टैक्स जमा नहीं दिया तो भाग गया, इसका लफड़ा। पहले वो आपको व्यापारी पर बुलाया खत्म हो था, जाएगा। पहले बोतरा जी आपको बुलाया था वहां पे, फाइनेंस मिनिस्टर ने बुलाया था, किन्होंने बुलाया था, GST काउंसिल वालों ने बुलाया था, क्या हुआ हाँ, उसका? वहां पर उन लोगों को अभी जैसे मैंने लास्ट मेल आया था कि आपका वो कर दिया फॉरवर्ड, लेकिन यहाँ कलकत्ता के फाइनेंस मिनिस्टर से बात हुई है मेरी, वो लोग भी मेरे को टाइम देंगे इस विषय के लिए, क्योंकि स्टेट को फायदा हो रहा है इसमें GST 1% में पहले आप गए थे, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला ना, क्या चिट्ठी पत्री होके रह गई। लेकिन मेरे GST 1% के नाम से सेंट्रल गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ है। जी जी मेरा लेटर पर रजिस्ट्रेशन नंबर आता है। ठीक है साहब। और कोई ठीक। दूसरा प्रश्न है आपका? समझ में आया मेरा प्रश्न का उत्तर, आपका प्रश्न का उत्तर? ये बात है क्या? और चलिए भाई, क्या हुआ गौरव सर का? आपका माइक्रोफोन म्यूट है। चलिए भाई, आपका माइक्रोफोन म्यूट है। उनसे जी मैंने कहा आपने प्रेजेंटेशन मुझे भेज दीजिए, मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा, जैसे आपने लास्ट वीक में की थी सोनाली पापड़ जी की। हाँ हाँ, वो उनकी कंप्यूटर को दिक्कत आ रही है उनको। अच्छा। अच्छा, तो अच्छे बिना से पीपीटी के भी सर कर लें अगर, बढ़िया रहेगा। मैंने कहा था, लेकिन जैसा उनको उचित लगे, अब मैं नहीं बोल सकता। गौरव सर बिना पीपीटी कर लीजिए। कुलदीप सोनी जी को देख के बहुत ठंड लग रही है मुझे भी। दीपक सोनी जी को परेशानी होगी तो उसे होगी। इतना मफलर लपेट के बैठे हुए थे, तो हमको तो बाहर देख के ठंड लग रही थी। ये ओप्पो CPH 2223 जो घूम रहे हैं, तो खुले जी। मैदान में घूम रहे हैं, कहाँ पर है? यहाँ पर है क्या, उड़ीसा तरफ है कहीं क्या? इतनी गर्मी में घूम, जैसे गर्म लग रहा हो उनको। ओप्पो CPH 223। हाँ, ये लगता है कि कहीं वहां पर है, साउथ इंडिया में कहीं। आज मेरे को डाउट लग रहा था कि मेरा प्रेजेंटेशन बिगड़ नहीं जाए,
ऊपर नहीं वाले नहीं की मिल रहा मेहरबानी थी, प्रेजेंटेशन एक अजय चीज भाई सही बहुत से किया। बढ़िया रहा है। अब आप पीपीटी शेयर कर दीजिए सबको, मुझे हाँ। भेज दीजिए, जिसको जरूरत पड़ेगी मैं भेज दूंगा। हाँ, मैं कर दे रहा हूँ। और एक्चुअल में आज मैं डर रहा था, 2-3 कंप्यूटर पास में रखा हूँ, एक फेल होगा तो दूसरा को पकड़ूंगा, दूसरा ने तीसरे को पकड़ूंगा, लेकिन नहीं प्रोग्राम बहुत पूरा बहुत दूंगा। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन रहा है आपका आज का बोलने का, जो मतलब स्टाइल था आपका बोलने का, आज आपका जो प्रेजेंटेशन का तरीका था, इट वाज वेरी धोबी ब्यूटीफुल, दी का हैंड्स ऑफ, मतलब बहुत। आज इसको करतल धनी से जी आपको दे- तालियां बजाने का शौक आज होगा। देखिए, मैं जो भी हूँ, सच पूछूं तो आपकी तारीफ नहीं करूंगा मैं, नहीं मेरी तारीफ करने की जरूरत नहीं, मैं क्योंकि भी ड्यूटी कर रहा हूँ। जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हैं हम लोगों को पढ़ाने के लिए, आज सर देखिए ताली ग्रुप बजा में रहे हैं, मैं बहुत एक अच्छा व्यापारी लग रहा हूँ। है प्रोग्राम। सर के लिए ताली बजाइए सर मैंने। थैंक यू सर। कलकत्ता क्योंकि आऊंगा, मिलूंगा सर आपसे। हाँ, जरूर जरूर, मेरा नंबर भाई भी साहब, नोट कर लीजिए अगर करना है हर्ष तो। भाई साहब के साथ आऊंगा, मैं मिलूंगा। हाँ, हर्ष अंकल तो मेरे मामा जी हैं। हाँ तो इनके साथ ही आऊंगा। सुधीर भारद्वाज बोल रहा हूँ, यूपी से ही। हाँ छोटा सर। भाई, हर्ष भाई साहब का छोटा भाई बोल रहा हूँ। हाँ, आज ये जो भी हो रहा है सब हर्ष अंकल की मेहरबानी से और इनकी तपस्या के कारण मैं आज ये कर पा रहा हूँ। सर ये वृक्ष जो बट वृक्ष बन रहा है, वो उसकी सब की कृपा भी हर्ष भाई साहब की है। हाँ। ये जो पौधा लग करके अब वट वृक्ष बन गया है, जिसकी छाया में हम लोग पल रहे हैं, कानून की जो शाखाएं निकल रही हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है हमारे और हम आपको भी सबको। नहीं, आज जो जो मैंने ये प्रेजेंटेशन जो भी तैयार किया है, आज के जीएसटी कानून को रख के ही मान के किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये इतनी बहुत बड़ी अच्छा था। स्थिति को सरकार बदलेगी नहीं, लेकिन मैं इसमें जो करेक्शन है वो जी हो सकता है। जी 111 कितना हजारों अमेंडमेंट हो चुके हैं ऑलरेडी। जी और जी जी और अभी भी सरकार, एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पर, जो मतलब जो इंपोर्ट के कारण जो इंडस्ट्रियां खत्म हो रही है ना, जी सर वो जी 1% कानून बनने से यहाँ की फैक्ट्रियां डेवलपमेंट करने लग जाएगी। जी उससे जी सरकार की जनरेशन और इकोनॉमिक्स बढ़ेगी। जो 5 ट्रिलियन की जो मोदी जी सपना देखे है ना, जी मोदी जी 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 के नहीं हो, लेकिन अपने व्यापारी कर देंगे हम लोग। जी सर जी सर। सुधीर भाई सबसे बड़ी खूबी यह है कि अजय बोथरा जी व्यापारी हैं। अच्छा, हाँ, कोई टेक प्रोफेशनल नहीं है, मतलब एडवोकेट या चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। वेरी गुड। ये और इतना बारीकी से, इसका मतलब ये कानून को, टैक्स के को बढ़िया कानून से बारीकी से पढ़ते हैं। मैं कह इसका रहा हूँ मतलब ये है जितने कि हमारे बाकी साथी एडवोकेट्स बैठे हुए हैं, शायद उनको इतना ज्ञान नहीं होगा जितना अजय बोथरा जी को ज्ञान है जीएसटी के बारे में। जितना बढ़िया प्रेजेंटेशन उन्होंने तैयार कर लिया सुन के। मैंने पूरा सेक्शन भी दिखाया उसमें, सब तरह के। मैं बीच में जरा मोबाइल में डिस्टर्ब हुआ, दूसरे में चलाया है ये मैंने, बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया मेरे लिए, लेकिन बढ़िया प्रेजेंटेशन। शुरू में तो बहुत सुन रहा था मैं। आपका नंबर बोलिए सर, मैं आपको पीपीटी व्हाट्सएप कर दूंगा। 976 976 000 000 7814। 7814। आपका सुधीर उपकाश का भारद्वाज बुलंदशहर, नंबर हुआ सुधीर सर। भारद्वाज बुलंदशहर। मैंने वो कर दिया, बाद में सीख से सेटअप कर लूंगा अभी मीटिंग में अपने। जी सर जी। ये सर जो मैं होटल वाला किस्सा सुना रहा था, सर सुन लीजिए जितनी देर। बिल कटना चाहिए था आईजीएसटी का, मतलब दूसरे स्टेट का था जीएसटी नंबर, तो उसको सीजीएसटी काट के उस स्टेट में उसको बेनिफिट मिला है। ये सही है कि नहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से? कैसे सर, कैसे? जैसे मैं समझ लिया पश्चिम बंगाल से दिल्ली गया, वो जी राकेश सर। बाबू में ठहरा। बताएंगे, राकेश बाबू बताएंगे, राकेश बाबू जी, राकेश बाबू गर्ग जी, हाँ राकेश बाबू सर जी, क्या कह रहे थे जरा एक क्वेश्चन आ रहा है। जी? क्या जैसे मैं क्वेश्चन है कलकत्ता से मैं दिल्ली गया, दिल्ली जी? होटल में ठहरा मैंने, जी लेकिन मेरा जीएसटी नंबर कलकत्ता का है। जी तो होटल वाले ने जब जीएसटी 1 रिटर्न जब फाइल किया, वो जी कलकत्ता का जीएसटी नंबर दिया और आईजीएसटी की जगह सीजीएसटी आईजीएसटी में उसने पेमेंट दिखाया। उसने पॉसिबल है तो या नहीं? सही बिलिंग करी ना, काय को पॉलिसी बिल है साहब, गलत है वो तो। गलत भाई तो कैसे वो तो हुआ? लोकल का है ना, सर्विस सर्विस प्लेस ऑफ सर्विस तो प्लेस ऑफ सप्लाई के प्लेस हिसाब ऑफ। से हो रहा है वो। जी मैंने जैसे एक सीए का क्लास दिया था, उससे पूछा मैंने, तो उसने मुझे समझाया कि प्लेस ऑफ सप्लाई के कारण ये कर सकते हैं, जिससे उसको प्लेस ऑफ उसकी स्टेट सप्लाई में। तो आपका उसी स्टेट में रहा ना, दिल्ली लेकिन में। पार्टी तो पश्चिम बंगाल की थी।
थी भले ही थी, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई तो आपका सर्विस का वहीं रहा दिल्ली का। तो फिर उस जीएसटी वाले जो ऑफिसर ने मेरे को समझाया कि भाई तो उसको इनपुट कैसे मिलेगा। नहीं मिलेगा, आईजीएसटी नहीं मिलेगा जी, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आईजीएसटी बिल ही नहीं इशू हुआ। बिल इशू हुआ सीजीएसटी। वहां पे आप रजिस्टर्ड नहीं है वहाँ हाँ, दिल्ली स्टेट में, आप रजिस्टर्ड थोड़ी है कोई। लेकिन नहीं, जब जीएसटी रिटर्न भरते हैं ना, अपना आईजीएसटी का टैक्स भरते हैं, सीजीएसटी का भरते हैं, जीएसटी का भरते हैं तो अपने हाथ से जी मैनुअल। जी जी। तो उसने जीएसटी पश्चिम बंगाल का नंबर दिया और सीजीएसटी आईजीएसटी वहां दिखाया अपने फाइल में। नहीं नहीं, सर, वो हमारी गलत इसमें बिल्कुल दिखाया नहीं आ अजय रही जी, है। आप समझ नहीं रहे बात को। हम्म जब आप कैलकाटा के रहने वाले हैं हम्म और आप दिल्ली आए, हम्म दिल्ली में आके होटल में आप रुके, हम्म वहां पे आपने पेमेंट किया, हम्म पेमेंट करने के बाद उसने जो बिल इशू किया आपको, बिल में उसने सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज किया, जो गलत चार्ज किया, उसको आईजीएसटी चार्ज करना चाहिए था। लेकिन जीएसटी नंबर तो मेरा दिया ना उस पर। ये नहीं, भले उन्होंने ही सही जीएसटी किया नंबर आपका सर। दिया, जीएसटी नंबर तो आप ही को देना पड़ेगा। शर्मा जी उसने सही किया, गलत नहीं किया। प्लेस ऑफ सप्लाई तो उनका दिल्ली स्टेट रहा ना सर, उनका होटल उसने वाले का। बिल्कुल सही किया, उसने बिल्कुल सही किया। हमें आईटीसी मिलेगी नहीं उस केस में बिल्कुल भी। अच्छा, जी नहीं नहीं नहीं, वो गलत गलत किया उसने। उसे आईजीएसटी में ही काटना चाहिए। मान लो सर्विस में प्लेस ऑफ सप्लाई जो दिल्ली दे रहा भैया है, जी, आईजीएसटी में कैसे कर देगा? प्लेस ऑफ सप्लाई तो उसका दिल्ली स्टेट हम था। हम सपोज गुड्स मान लो किसी को डिलीवरी मान लो हम झांसी अरे में दे गुड्स रहे के हैं। मानने की बात नहीं हो रही, पर्टिकुलर प्रॉब्लम की बात हो रही, पर्टिकुलर केस की बात हो रही। गुड्स की मान बात कैसे नहीं लेंगे? है, यहाँ मान सर्विस कैसे की बात लेंगे? आ रही है। नहीं, सर्विस की आ रही, फॉर एग्जाम्पल हम गुड्स की बात कर रहे हैं। अगर अरे गुड्स हमने एग्जाम्पल किसी नहीं को भाई झांसी साहब, में सर्विस की जो डिलीवर्ड कर दिया पर्टिकुलर केस है और आप उसका मान बिल था कैसे लेंगे? कलकत्ता का, तो उसे अरे गुड्स की आईजीएसटी बात ही हमने नहीं हो लगा रही दी। भाई साहब, गुड्स की बात कहाँ हो रही है? नहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई या सर्विस ऑफ सप्लाई जो हम दे रहे हैं वो भैया वहां दे जी, रहे हैं, लेकिन भैया जी, भाई साहब जी, जो प्रॉब्लम पर्टिकुलर है उसी पे फोकस करें, उसी का जवाब दें। प्रॉब्लम जब जो प्लेस ऑफ फोकस है भाई साहब सप्लाई ये है कि दिल्ली स्टेट है। प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो दिल्ली है, होटल में दिल्ली में ठहरे। जी उसने दिल्ली वाले ने इनसे एसजीएसटी और बिल्कुल सीजीएसटी चार्ज सही किया, तरीके से उसने एसजीएसटी सीजीएसटी चार्ज किया, उसमें हमें बिल्कुल आईटीसी नहीं मिलेगी। का आईटीसी नहीं मिलेगी। जी अगर मान लीजिए गुड्स होता तो मिल जाती, वो आईजीएसटी चार्ज तो करता। हाँ, फिर तो मिल जाए, फिर तो सेंट्रल आईजीएसटी चार्ज करता ही हो। हाँ, तो भाई हम फिर जीएसटी फिर गलत है। आईजीएसटी। जी फिर जीएसटी एक्ट ही गलत है। अब ये तो मैं इतनी बात नहीं कह पाऊंगा, बहुत बड़ी बात कह रहे हो आप। मतलब क्यों? गुड्स के लिए आप भेदभाव कर रहे हैं, सर्विस के लिए आप भेदभाव नहीं कर रहे। अब ये तो भाई साहब वो उनसे बात करें, आप जीएसटी काउंसिल में जाएं या अब उनसे, जेटली जी तो चले गए, अब उन पर तो जा नहीं ले, सकते हम लोग। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, अगर जब मेरे को आईटीसी नहीं मिलेगा तो मैं जीएसटी नंबर दूं क्यों? जी मान लो कोई कंपनी है और उस कंपनी ने अब दिल्ली ठीक में है, वो तो जाके एज 10 अंडरस्टैंड लाख करेगा, वो रुपए क्या खर्च कर दिक्कत है? दिए सर्विस में हेलो और और उसको आईटीसी मिलेगी नहीं, तो उसका तो लॉस है। इसमें जीएसटी एक्ट की ये भाई विसंगतियां हैं। साहब हम प्रोफेशनल तो हैं, एक के जो कागज एक्ट देगा दिया उनको कोई हुआ काम है है। हम उसी की बात करेंगे ना, जो एक्ट में प्रोवाइडेड है हम तो उसी की बात करेंगे ना। हम एडवोकेट से कानून बनाने वाले नहीं है ना, ये हम कानून के। पता नहीं। हेलो अब बोलिए सर, आप बोलिए। होगा हाँ सर नमस्कार। होगा। नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलिए सर। हाँ प्रेफरेंस बात उसका बता दी। मैटर है ना, बात उसका इसमें सर्विस में डिफरेंस है, तू आ क्योंकि गया वो काम सर्विस कर रहे हैं, कोई रिश्तेदारी निभाया नहीं है वो। चले सर, किसी का माइक चल रहा है, सब बंद कराइए ना। एक लेबर को बुला लाओ और दिन भर उसको 4-5 घंटा दौड़ा लो, काम करा लो। दीपक जी बोलिए। बेसिकली जो आपका सवाल है उसके अंदर फर्क ये है क्योंकि वो सर्विस जो कंप्लीट हो गई, गुड्स के लिए गुड्स जहाँ कंज्यूम होगी वहाँ पे उसका बेनिफिट मिलेगा। गुड्स में लेबर नहीं सर्विस तुमको तो वो कम 1000 रुपये मिलेगी। चलो अभी शुरुआत है, चलो 1000 है, देखिए 1000 ले लिए 500 रुपया के लिए है कि नहीं? कहीं ना हम तो तुम फंसते हो कभी, गाड़ी ना होली तो देते नहीं। मुझे ऐसे कहो कभी एक लेबर को बुलाओ, एक दिन काम करा तो क्यों करे? हम तो दिन दिन तो लगा लगे तो 1000 रुपये ना दो। ऐसे कहो करके अभी गए उसने 100 रुपया दिया, 100 रुपया दिया किराया, हमको 100 रुपया दो, अभी किराया बढ़ लगेगा 100 करोड़ तो हम जाना नहीं।
हम सर 160 तब तक चर्चा करा लीजिए कुछ। हाँ सर, जी सर। मैं कह रहा 161 पे कुछ चर्चा करा लीजिए तो फिर डिबेट इससे हो जाएगी। सेक्शन 151 के ऊपर, 161 रेक्टिफिकेशन। अच्छा रेक्टिफिकेशन के ऊपर राकेश बाबू बैठे हैं, सेक्शन 61 के ऊपर बता राकेश हाँ बाबू राकेश sure बाबू करेंगे। सही है, कुछ नहीं राकेश बाबू प्रकाश बात डाले उसमें। नहीं इंटेलिजेंट आदमी राकेश बाबू, बहुत ना, जीनियस ना। आदमी। अच्छा हर्ष भाई साहब, जी एक कंफ्यूजन चलो हमारा ये है, मान लो सर्विस की हम बात मानते हैं, हम इंडस्ट्री है हमारी, जी हमने कोई सामान जॉब वर्क के लिए अदर स्टेट भेजा, सर्विस हमारी वहां कंप्लीट हो गई, उसने हमें आईजीएसटी का सर्विस का बिल बना के हमें रिटर्न कर दिया, हम जी। उसकी आईटीसी क्लेम कर लेते हैं, तो होटल सेक्टर में क्यों नहीं कर सकते? वो होटल सेक्टर में आईजीएसटी क्यों नहीं देता? नहीं है उनका तो कहना सर्विस ये वो है भी। कि उनका कहना ये है कि बिल ऑफ सप्लाई में इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई, जो सप्लाई है प्लेस ऑफ सप्लाई में पहले वो कह रहे बता चुके हैं मैं क्लियर करता जो हूँ सप्लाई का आईजीएसटी, उसमें आईजीएसटी लगेगा, वो एसजीएसटी सीजीएसटी लगेगा, क्योंकि वो सप्लाई जो दे रहा है वो आपको अपने लोकल स्टेट में दे रहा है। हर्षी जी सर। भाई साहब मैं बताता हूँ बेसिकली क्या है दोनों में डिफरेंस। इनका कहना ये है जॉब वर्क करके फिर वापस पहुंच गया उसी के स्टेट में, उसने सर्विस दी, उसने सर्विस दी, लेकिन सर्विस कहाँ यूज हुई? यूज नहीं होके दीपक फिर भाई उसको अभी मिला था। नहीं, ये क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है इनका। अरे सर मैं वही नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन भाई साहब वही है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन उसी का रिलेटेड है। हमने सर्विस मान लो हमने कोई मोल्ड कराने के लिए दी, बेसिकली है अदर क्या, स्टेट में सर्विस कंप्लीट नहीं हुई, वो सर्विस यूज होकर फिर वापस आपके स्टेट में पहुंच गई। तो वो नॉट इन कैलकाटा है ना, वो तो है। आगे बात समझ में सर, वो आपके कलकत्ता वापस पहुंच गई सर्विस। हाँ हाँ। जो होटल वाली सर्विस है वो वहीं कंप्लीट होकर खत्म हो गई। ऐसी ट्रैवलिंग में भी है, ट्रैवलिंग में भी आप मुरादाबाद से टिकट लेते हैं, हैदराबाद का टिकट लेते हैं, तो दिल्ली को नहीं मिलेगा, चाहे दिल्ली से बाईपास आपकी ट्रेन और लगती हो, जो यहाँ पे जर्नी पूरी होगी वहां उसका बेनिफिट मिलेगा सर। क्लियर? हाँ, ट्रेन टिकट ये ट्रेन टिकट ये बात ट्रेन आप सही टिकट बोले। ठीक है सर। हेलो, हाँ बोलिए सर। ट्रेन टिकट की आईटीसी मिलेगी फिर? सर आईटीसी बिल्कुल मिलेगी यदि आपने जीएसटी नंबर दे रखा है तो। हाँ उसमें तो क्लेम करेगी, मान लो हमने झांसी, आपकी सर्विसेज, मेरी बात समझिए, आपको आईजीएसटी लग के मिलेगा ना उस पर, वो आईजीएसटी लगा के दे रहा है आपको टिकट ट्रेन, वो आईजीएसटी लगा के देगा। ठीक है ना, आईजीएसटी लगा के दे रहा है, क्योंकि आपने अपना जीएसटी नंबर दिया है तब आपको सर्विस टिकट का बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हाँ और रेलवे आपको आईजीएसटी लगा कर देता है, उस पर आपका टिकट नहीं देता, तो आपका जीएसटी नंबर नहीं डालता। नहीं, अगर मैं देना चाहूँ तो वो देगा क्यों नहीं? नहीं देगा, मतलब मेरा जीएसटी नंबर वो नहीं लिखेगा? नहीं लिखेगा सर। रेलवे में टैक्स का, जीएसटी टैक्स का, किसी व्यक्ति ने रिजर्वेशन कराया, उसने जीएसटी चार्ज कर लिया, जीएसटी जब उसने रिजर्वेशन कैंसिल करा दिया, मान लो उसकी जर्नी कंप्लीट नहीं हुई, उसने 3 दिन बाद कैंसिल करा दिया, तो उसको जीएसटी वापस क्यों नहीं करती गवर्नमेंट? टेक्निकली दिक्कत आ रही है उनको बहुत बड़ी, थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है उनको कनेक्शन देने में। रेलवे में जीएसटी का इस तरह कैंसिल टिकट का कलेक्शन बहुत ज्यादा है। ट्विटर पे तेरा मनोरंजन होता रहेगा। कल वैसे ही बोल रहा था, मैंने कहा मजीद तो हाँ ये भी अच्छी है, बात तो सही कह रहे हो साहब। हाँ ठीक है, ये भी सही है। हाँ पहन लो भाई, अभी नहीं पहनोगे कब पहनोगे? हाँ, ठीक है। तो अब ये राकेश जी, मेरे को तो ये मेन जो है ना जैकेट जो है ना, ये जैकेट बहुत बढ़िया लगी, क्योंकि राकेश जैकेट जी, ठंड हवा नहीं पास होती जरा भी। इसमें तो राजीव साहब जी, हम थोड़े से लोग की प्रयास जगह कर पहुंचवा सकते हैं, दीजिए। रेलवे मिनिस्ट्री को लिख सकते हैं, मतलब मेन काम तो जाके वो तो अंदर तो काम करेगी करेगी, लेकिन मेन काम जैकेट ये है कि उनको बात आपकी करना हवा पास चाहिए। नहीं करेगी अंदर। राकेश सर, अच्छा था इसके पास पुरानी है उनकी, ये थोड़ा सा चक्कर क्या है ना, राकेश सर, आदमी को ना थोड़ा सा बस वो वाली बात है। ऑनलाइन चढ़ नहीं रहा है। हेलो, राकेश सर कुछ पूछ रहे हैं? जी जी। राकेश सर 161 का कुछ डेलीवेशन दीजिए अपना कब तक आप नहीं साहब, मैं वो तो मैं देखूं तब फिर बता पाऊंगा। वैसे चला रखा सर्टिफिकेट बना के अपलोड कर देंगे और क्या होगा।
वन फिफ्टी वन में तो इंफॉर्मेशन वगैरह मांगी जाती हैं, उनको पावर है कि वो इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, इतनी सी बात है। 161 कह रहे हैं यार वो, 151 ही कह रहे हैं। 161। हेलो, 161 कह रहे हैं भाई साहब, 151 की बात कर रहे हैं। 161 वो है यार अपरेंट। वो तो रेक्टिफिकेशन का सेक्शन है ना 161। 161 में क्या क्वेरी है सर? वन 161 की क्वेरी क्या है सर? सर 161 का भी बता दीजिए ना, 151 बता दिए, 161 में बता दीजिए। 161 में जस्ट लाइक पहले वेट जो होता था, वेट के सेक्शन में 31 जो होता था, 31 की तरह ही है 161। इसमें जीएसटी में कुछ चीजें बढ़ाती गई हैं। इसमें खास तौर से गौर करने वाली बात है कि उसको इसमें नोटिस को भी शामिल कर लिया है कि नोटिस में भी कोई गलती होती है वो भी रेक्टिफाइएबल है। अपेरेंट मिस्टेक ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड अगर नोटिस में है और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनमें कहीं गलती है तो वो भी रेक्टिफाई हो सकती है। मैं नहीं समझता कि नोटिस में गलती क्या हो सकती है और क्यों हम उसको नोटिस को तो हम रिप्लाई कर सकते हैं, उसमें उसको चैलेंज कर सकते हैं और वो हमारे फायदे की चीज है। नोटिस में गलती है तो उनकी में तो नोटिस शब्द भी इसमें लिखा है तो हो सकता है कि स्यो मोटो अधिकारी 161 में अपने नोटिस को अमेंड कर सके, या तो इसलिए दिया हुआ है। टाइम बहुत कम, उसमें वेट में हमें 36 महीने मिलते थे, यहाँ शायद 3 महीने और 6 महीने का टाइम है। नोटिस की डिस्क्रिपेंसी को हमें सही कराने की क्या जरूरत है सर? वो तो हमारे लिए एक फायदे का सौदा है ईमानदारी से। वही मैंने कहा लेकिन ऑफिसर्स वो के लिए भी तो है 161 तो भाई करते साहब। हैं, यदि वो सो मोटो करता है तो अलग बात है। भारद्वाज जी 161 दोनों के लिए ही है ना। हाँ भाई डिपार्टमेंट वालों के लिए, हमारे लिए भी तो उन्हें कुछ लगता हुआ शायद अमेंड करके दोबारा मांग सकते हैं उस चीज को। नहीं, बाकी तो जैसे 31 की बात हम आप कर रहे हैं तो वो तो ठीक है, कोई अपरेंट मिस्टेक क्लेरिकल है या टैक्स को रेट को लेकर के या कहीं कोई टाइपिंग मिस्टेक है, क्लेरिकल मिस्टेक का बर्डन था उसमें पहले। इसमें भाई साहब टाइम की प्रॉब्लम है, टाइम बहुत कम दिया हुआ है। जी 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 6 महीने का टाइम है, लेकिन उन्होंने ये कह दिया है इसमें जहाँ क्लेरिकल अरिथमेटिकल टाइप की मिस्टेक है उनके लिए 6 महीने वाला क्लॉज लागू नहीं होगा, ये भी कह दिया उन्होंने। अच्छा, लेकिन फिर भी ये 6 महीने का टाइम बहुत कम है। वन 161 को कुछ अजीब सा ही बना दिया है। उधर नोटिस डॉक्यूमेंट्स और इस तरीके की बातें लिख दी हैं, उधर 6 महीने टाइम है, फिर अरिथमेटिकल मिस्टेक वगैरह हैं उनके लिए कह रहा है उसके लिए कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं होगी। तो मेनली 161 में तो अपरेंट मिस्टेक का मतलब यही होता है, क्लेरिकल मिस्टेक है, अरिथमेटिकल मिस्टेक है, इसी टाइप की मिस्टेक्स के लिए तो है ये भाई, जिसमें हम बहस कर सकते हैं वो बिंदु तो 161 में आता ही नहीं। जो भाई साहब 74 में कंडीशन दी हुई है, 4 कंडीशन दी हुई है, अगर उस कंडीशन पर लागू नहीं हो, चलो 74 का नोटिस दे दिया मुझे तो 161 उसमें लगा नहीं सकते नोटिस, आपकी नोटिस ही गलत है। हेलो हाँ हेलो, मैं ये कह रहा था कि जो 74 की कंडीशन है जी, उन्होंने हमें समय वो हमारे पर लागू नहीं होती, उन्होंने जी। हमको 74 का नोटिस दे दिया, तो नोटिस को रेक्टिफिकेशन के लिए क्या 161 नहीं फाइल की जा सकती कि साहब आप ये कंडीशन लागू नहीं होती, 74 सेक्शन नहीं हमारे पर अप्लाई नहीं करेगा। नहीं तो ये सबसे अच्छी बात तो यही है कि 74 में है जो फ्रॉड वाला जो क्लॉज है कि अनलेस वहां फ्रॉडुलेंटली कोई बात नहीं होगी तो 74 लागू नहीं, उसी को चैलेंज करना ना। ऑफिसर जब 74 में दे रहा है तो उसे सिद्ध करना है कि इसमें फ्रॉड शामिल है, उसको चैलेंज करेंगे ना। हाँ वो तो कोर्ट की बात मैटर अलग है, लेकिन हम तो उनको रेक्टिफिकेशन की यही सकते हैं नहीं, कि साहब 74 के जवाब में ही भाई साहब हम स्वयं लिखेंगे
कि 74 कैसे लागू हो रहा है, आप बताएं हमें इसमें क्या फ्रॉडुलेंटली हमने क्या जानबूझ के क्या चोरी करने के इरादे से क्या किया है हमने। ये तो नोटिस के जवाब में ही लिखेंगे ऑफिसर से, हम पूछेंगे भैया आप पहले साबित तो करो इसमें फ्रॉड है इसमें कहीं। नोइंगली हमने टैक्स चोरी करने के उद्देश्य से कोई काम किया है, फ्रॉड के इरादे से किया है, तो तभी तो 74 होगा। तो ये तो लाई करता है ओनर्स डिपार्टमेंट जो 74 का नोटिस दे रहा है आपको, वो तो बाद की बात है और चीजें तो। वही कह रहा मैं 161 में उनको नोटिस में नोटिफिकेशन दिया जाए, पहले ही दिया जाए, क्या रिप्लाई बाद में दी जाए? नहीं 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 नहीं, ये ना 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 ना, ये रेक्टिफिकेशन की चीज नहीं है साहब। ये तो पता नहीं है या नहीं है, ये विवादित चीजें 161 में या रेक्टिफिकेशन में नहीं आती। ऑफिसर कह रहा है कि साहब ये 74 लागू होगा, हम कह रहे हैं लागू नहीं होगा, ये तो विवादित हो गया ना। अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, पहले दूर से दिख रहा हो ये गलती है, दैट मे बी रेक्टिफाइड अंडर सेक्शन 161 ओनली। भाई जिसमें विवाद है वो 161 की परिधि से बाहर है सर, उसको तो हम लड़ेंगे अपील तक, ट्रिब्यूनल तक, हाईकोर्ट तक। हेलो जी और सर मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही है, आवाज आ रही है सर। सॉरी सर, वेलकम। आप मेरी थोड़ा लेट हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे करेक्ट होने में लैपटॉप पे। नहीं सर, आप सर ऐसे ही बोलते रहिए सब ऐसे ही सर। हाँ जी, और सर मेरी सर पीपीटी शेयर एक करनी मिनट है सर, एक मिनट से पहले रुक जाए सर। सर एक मिनट रुक जाइए सर। सभी डेलीगेट से मेरी रिक्वेस्ट है कि आज के हमारे मुख्य वक्ता साहब गौरव साहब पधार चुके हैं, और सबको परिचय के लिए पहले मैं सर से रिक्वेस्ट करूं छतरपुर मध्य प्रदेश से अपने श्री शैलेश विश्वकर्मा जी से कि पहले सर का थोड़ा परिचय दे दें, फिर हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। आज के हमारे सरस्वती पुत्र श्री गौरव जी आज आयकर के संबंध में जो भी नए लेटेस्ट जानकारी है उसको देंगे। जो भी नए अभी फॉर्म्स आए हैं ITR 1 और 4, और जो सेक्शन 80C 80D जो चैप्टर 6 में जो डिडक्शंस के ऊपर है उसके बारे में सर बताएंगे। शैलेश सर प्लीज। हाँ सर थोड़ा सा मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, थोड़ा मैं सर का प्रेजेंटेशन खोल लूँ 1 मिनट पहले। और सर सबसे पहले आप ITR 1 और ITR 4 की जो प्रेजेंटेशन है हाँ वो वही खोल वही खोल वही वही लीजिए। मैं खोला, अभी क्यों मैंने खोल लिया रहा तो वो थोड़ा सा वो टेक्निकली अपन फंस गए ना अभी उस चक्कर में। शैलेश सर थोड़ा सा चलिए कैमरा नीचे कर लीजिए अपना। नहीं गौरव सर थोड़ा कैमरा नीचे कर लीजिए। हाँ, थोड़ा सा हाँ आपका अब आया आपका फेस, लोगों को चेहरा पता थोड़ा पड़ेगा ना सा फेस है। अगर आपको दिखने में कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको थोड़ा सा इनलॉज कर दूंगा जो डॉक्यूमेंट आपने मुझे भेजा है। जी हैं कोई बात नहीं सर, मेरे और पास लैपटॉप खुला रखा है, मैं वहां से आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन खोल दूंगा आपकी, ऐसा कुछ नहीं है, जी क्योंकि ये टेक्निकली अपन लोग इतने साउंड नहीं होते हैं, जो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है उनके साथ अपन लोग को चलना पड़ता है, मजबूरी है थोड़ी सी होगी। और अब सबसे पहले अ, थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत होने के कारण हम लोग के कार्यक्रम में थोड़ा सा दिक्कत हुई, देर हुई, इसलिए सभी से क्षमा चाहते हुए मैं आदरणीय गौरव गौरव आरती का आपके सामने परिचय रख रहा हूँ। गौरव कुमार जी व्यावसायिक रूप से B.Com किए हुए हैं, M.Com, चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री तो है ही, साथ साथ LLB भी किए हुए हैं। मुख्य रूप से ये प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आपके पास GST में बहुत व्यवहारिक अनुभव है, जैसे आप रिटर्न फाइलिंग, GST 99C, GST अपील, रिफंड के मामले, और उसके GST तहत आयात तो निर्यात, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो होता है, ये काम वो विभिन्न ग्राहकों को विभिन्न विषयों पर GST संबंधित परामर्श भी देते हैं। जो आपके पास जो अच्छे टर्नओवर यानी जो बड़ी बड़ी कंपनी है, कॉर्पोरेट कंपनी है, उसके वैधानिक ऑडिट आपके पास है। स्टेट बैंक की सांविधिक लेखा परीक्षा आप करते हैं, अलग अलग बैंकों की समवर्ती ऑडिट भी आप करते हैं। इसके अलावा स्टॉक ऑडिट भी आपका एक विषय है। ITR फाइलिंग, टैक्स ऑडिट, आयकर के मामले और आयकर अपील आदि का काम भी आपके द्वारा किया जाता है। सोसाइटी पंजीकरण, ट्रस्ट पंजीकरण और उसका किस तरह से बनाया जाए, क्या किया जाए, वो भी उसके विषय में आप अच्छी रुचि रखते हैं और अच्छा अनुभव रखते हैं। इसके अलावा आप ROC अनुपालन में बहुत अच्छा आपके पास काम है। ये आपके मुख्य रूप से छोटा सा परिचय मैंने आपके सामने रखा, क्योंकि आज समय थोड़ा सा कम है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी मैंने परिचय रखा। अब मैं आदरणीय गौरव कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना अपनी प्रेजेंटेशन देना शुरू करें, और जो उन्हें मुझे भेजी थी ये उनकी स्क्रीन का जो हिस्सा है वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो अब आदरणीय गौरव जी आपसे निवेदन है कि अपना प्रेजेंटेशन देना शुरू करें। थैंक यू सर। सर सबसे पहले थोड़ा सा मैं सॉरी बोलता हूँ कि थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि थोड़ा कुछ एरर आ रही थी, उसकी वजह से
दूसरी बात है कि कुछ लास्ट डेट है आज, जैसा आपको पता है GSTR 9 की जो लास्ट डेट है, इनकम टैक्स की लास्ट डेट है आज और कल। तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। मतलब आज मैं जो मेरे पास स्पीच बोलने के लिए बहुत सब कुछ है, पर उसकी वजह से मैं थोड़ा टाइम इतना दिन नहीं दे पाया, डिवोट कर पाया। फिर भी मैंने कुछ अपना तैयार किया है स्पीच। तो सर जो आज का मेरा टॉपिक है, ये टॉपिक है मेरा ITR 1 और ITR 4 के बारे में, जो हमारे न्यू फॉर्म्स आए हैं ये असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। इसमें सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है कि ITR जो है, ITR 1 किन किन बंदों को फाइल करनी है। एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये भी होता है कि कुछ बंदों, काफी बंदे होते हैं जो मैंने देखे हैं अपने टाइम में, जिन कि उन्हें ये पता नहीं होता कि ITR 1 किने किने फाइल करनी होती है। हेलो हेलो। हाँ सुन चाहिए चल, आपकी आवाज आ रही हाँ है। जी जी। तो जो हमारी टोटल इनकम है, हम ग्रोस इनकम की बात नहीं कर रहे, जो हमारी टोटल इनकम है वो हमारी 50 लाख से ज्यादा की ना हो। और सेकंड पॉइंट है इनकम, हमारी जो सैलरी है, हमारी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो सैलरी से हो, या कोई हमारी एक हाउस प्रॉपर्टी हो, और हमारी कोई फैमिली पेंशन, एग्रीकल्चर इनकम हमारी 5,000 तक की हो। एंड अदर सोर्स की इनकम है, जैसे कि इसमें सेविंग बैंक का ब्याज हो गया, डिपॉजिट हो गई हमारी बैंक की, पोस्ट ऑफिस की, कोऑपरेटिव सोसाइटी की। इनकम टैक्स का हमारा रिफंड हो गया, और हमें कोई कंपनसेशन मिला है, इनहेंस कंपनसेशन। कोई हमारी इंटरेस्ट इनकम होगी, अदर लाइक इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, और हमारी फैमिली पेंशन। सेम हमारी, सपोज हमारी ये इनकम है, और हमारे जो स्पाउस की, या हमारे कोई माइनर माइनर डॉटर है, या फिर हमारी सन है, उनकी भी इनकम है, जो कि क्लब होंगी हमारी इनकम में। तो अगर वो उनका सेम नेचर है तो उनके केस में ITR 1 फाइल करनी होगी। सर आपने सबने, आई थिंक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने बजट सुना होगा, अच्छे से सुना होगा, आपको सारी चीजें पता होंगी। फिर भी मैंने कुछ पॉइंट्स हैं जैसे ओल्ड रिजीम के, न्यू रिजीम के, अपने इसमें प्रेजेंटेशन में रखे हैं। एक बार फिर भी इन्हें डिस्कस करते हैं। सर हमारी जो असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए हमारी जो ओल्ड रिजीम है उसमें कोई भी चेंज नहीं है, वो हमारी एज इट इज है। जैसे कि हमारे जो है जनरल कैटेगरी हो गई, जनरल कैटेगरी और HUF हो गया, उसमें हमारी अदर देन सीनियर सिटीजन है। 2.5 लाख रुपए तक हमारा कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक हमारा 5% टैक्स है। और 5 लाख से लेकर और 10 लाख तक हमारा 20% टैक्स है। और 10 लाख से ज्यादा के हो जाता है तो हमारा 30% टैक्स है। यहाँ अगर हम यहाँ पे बात करें सीनियर सिटीजन की, सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 ईयर्स या उससे ज्यादा है, पर उनकी एज 80 ईयर्स से कम है, तो उनके केस में 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। और 5 लाख, अगर उनका 5 लाख से ज्यादा हो जाता है, 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में, तो जो रेट है वो 20% है। और 10 लाख से ज्यादा का जो रेट है वो 13% है। अब हम बात करते हैं वेरी सीनियर सिटीजन की, जिनकी एज 80 ईयर्स या उससे ज्यादा है। तो उनके केस में जो टैक्स लगेगा ओल्ड रिजीम में, वो 5 लाख रुपए पर लगेगा। 5 लाख रुपए से 10 लाख के बीच में लगेगा 20%। उससे ऊपर का स्लैब रेट है 13%। यहाँ पे सर हम बात करते हैं सरचार्ज की। सरचार्ज जो हमारा ये हमारा लिवाई होता है, ये लगता है हमारा टोटल इनकम पर। अगर हमारी टोटल इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, तो हमारा जो सरचार्ज लगेगा वो 10% लगेगा। क्योंकि ITR 1 के केस में हम 50 लाख तक ही हमारी इनकम है, जब भी हमें फाइल करनी है, तो हमारा जो यहाँ पर सरचार्ज होगा वो 10% होगा मैक्सिमम यहाँ पे। बाकी अदर्स जो ITR होती हैं उनके केस में हमारा 15% है, 25% है, 37% है। सर हमारा जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो 4% है हमारी टोटल, हमारी इनकम टैक्स एंड सरचार्ज का। अगर हमारी सिर्फ इनकम टैक्स लग रहा है तो इनकम टैक्स 4% चार्ज करेंगे। अगर हमारा इनकम टैक्स एंड सरचार्ज है तो दोनों का 4% चार्ज करेंगे। एक सर हमारा सेक्शन है रिबेट का, सेक्शन 87A। उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर रिबेट है हमारी 12,500 रुपए की। ये जो रिबेट अभी तक हमें मिलती थी ओल्ड रिजीम में, ये सिर्फ मिलती थी रेसिडेंट इंडिविजुअल को। मतलब ना तो ये HF को मिलती थी, ना किसी और फर्म को मिलती थी, ये मिलती थी सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को। सपोज मैं इंडिया का नागरिक सिटीजन हूँ, तो मैं इंडिविजुअल हूँ, तो सिर्फ ये मुझे मिलेगी। अब सर हमारे यहाँ पे असेसमेंट असेसमेंट ईयर 24-25 की है। अब हम बात करते हैं न्यू रिजीम की। न्यू रिजीम में जो हमारा टैक्स है वो 3 लाख रुपए तक हमारा कोई टैक्स नहीं है। और 3 लाख से 6 लाख के बीच में हमारा जो टैक्स है वो 5% है। 5%
6 लाख से 9 लाख के बीच में हमारा जो टैक्स रेट होगा वो होगा 10%। और 9 लाख से 12 लाख के बीच में हमारा होगा 15%। 12 लाख से लेके 15 लाख के बीच में हमारा होगा 20%। और 15 लाख से ज्यादा होगा हमारा 30%। यहाँ पे न्यू रिजीम में हमें एक फायदा है जो गवर्नमेंट ने दिया है, जो हमें मिलेगा इस साल से, ये जो हमारा असेसमेंट ईयर 24-25 से, कि हमें यहाँ पे सेक्शन 87A की रिबेट भी मिलेगी। वो रिबेट कहाँ तक मिलेगी? अगर हमारी टोटल इनकम 7 लाख रुपए तक की है तो हमें ये रिबेट मिल जाएगी। हेलो 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 जी सर, सुनने से आवाज आ रही है सर। आपकी आवाज सर आ मैं रही है सर। सर मैं थोड़ा ज्यादा तेज तो नहीं बोला, अगर ज्यादा तेज बोल रहा हूँ या थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ तो प्लीज मुझे बता नहीं देना। नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही चल रही है। तो सर हमारे केस में ये है कि जो हम क्या करेंगे कि अगर हम रिबेट लेंगे 87A की, हम 7 लाख रुपए तक की ले सकते हैं, जो हमारे इस बार के बजट में आई है असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। पहले हमें ये रिबेट नहीं मिलती थी, पर इस बार से हमें रिबेट मिलेगी 7 लाख रुपए की इनकम तक, अगर हम न्यू रिजीम में जाते हैं। सर चार्ज का हमारा सर रेट जो है सेम रहेगा, वो हमारा 50 लाख तक है। 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में जो है, अगर हमारी टोटल इनकम है तो 10% लगेगा। हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन से जो सेस है वो भी सेम रहेगा, वो 4% रहेगा। डिडक्शन हमारी जो अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 87A की डिडक्शन जो है वो हमें 25,000 रुपए तक मिलेगी, उसकी छूट। ओल्ड रिजीम में क्या था कि ये इसकी लिमिट जो थी मैक्सिमम 12,500 रुपए थी। मतलब अगर हमारी 5 लाख रुपए तक की टोटल इनकम है तो हमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर हमारी 5 लाख रुपए से ज्यादा की हमारी इनकम हो जाएगी टोटल इनकम, तो हमें 1 रुपए की भी रिबेट नहीं मिलेगी। न्यू रिजीम के केस में क्या है? न्यू रिजीम के केस में है कि अगर हमारी 7 लाख रुपए तक की इनकम है तो हमें 25,000 का बेनिफिट मिलेगा सेक्शन 87A के अंदर। पर अगर हमारी टोटल इनकम 7 लाख रुपए से ज्यादा की हो जाती है तो हमें ये रिबेट नहीं मिलेगी। और सर पहले क्या था कि पहले ये वाली रिबेट जो है, ये वाली रिबेट सिर्फ इंडिविजुअल को मिलती थी। जो ये बजट आया है फिनांस एक्ट 2023, ये जो बजट आया है इसमें क्या है कि ये रेसिडेंट इंडिविजुअल को तो मिलेगी मिलेगी, साथ में एचयूएफ को भी मिलेगी, साथ में ईओपी को भी मिलेगी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, साथ में बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को भी मिलेगी, और एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है इन्हें भी मिलेगी। क्योंकि हम सॉरी क्योंकि हम किसी को कुछ पूछना है सर? नहीं सर, कुछ नहीं सर, आप बोलते रहिए। एक हमारा सेक्शन है, ये सेक्शन सबको पता होगा, सैलरी के केस में एक सेक्शन है, सेक्शन 16। सेक्शन 16 सब सेक्शन आई थिंक 2 है। उसके अंदर क्या है कि सैलरी की जो डिडक्शन मिलती है 50,000 की मिलती है, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलते हैं इसे। पहले क्या होता था कि हमें न्यू रिजीम में डिडक्शन नहीं मिलती थी, पर ये जो बजट आया है इसमें, बजट में असेसमेंट ईयर 24-25 में हमें डिडक्शन भी मिलेगी 50,000 रुपए की। सर अब हम बात करते हैं, ये हमारे कुछ चेंजेस हो गए। ये सर हमारे कुछ चेंज हुए हैं आईटीआर 1 में। वैसे आईटीआर 1 सबने फाइल किया है, सबको आईटीआर 1 के बारे में पता है, फिर भी एक दो चेंज जो मुझे लगे, मैं सबके नजर में लाना चाहता हूँ सबको, कि जिससे कि सारी चीजें पता लग जाए। सर मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप मैंने आपको फॉर्म भेजा है, ये फॉर्म है आईटीआर 1 और आईटीआर 4 का फॉर्म है ये, आप इन्हें ओपन करेंगे? हेलो हेलो सर कर रहे हैं सर, शैलेश जी कर रहे हैं सर। सर ये वाली पीपीटी नहीं है, दूसरी पीपीटी है। मेरे को तो 2 ही प्राप्त दिख रहे हैं सर, ये 2 ही और मुझे इसमें मैं बताता हूँ, ये आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फॉर्म्स है ये। ये मैंने खोला ना, ये तो स्कीम चल रहा है आपको, जी यही मैंने आपको खोल के रखा है अभी। ये वाली नहीं है सर, ये वाली नहीं है, आप इसे मिनिमाइज करो, दूसरी वाली पीपीटी को खोलो। हाँ, गौरव सर थोड़ा आवाज का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, थोड़ा आवाज थोड़ी अपनी कम आ रही है सर। अब ठीक आ रही है सर? नहीं, आवाज थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, बस थोड़ा जोर से बोल लीजिए। ओके 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 सर, थोड़ा तेज बोलता हूँ। हाँ, ये टीचर्स की तरह पढ़ा देना। जी 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 ठीक है सर, ठीक है। मैं शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट सर।
ये वाली बोल रहे हैं आप? नहीं, ये नहीं है। ITR की फॉर्म्स है वो, ITR 1 और ITR 4। एक मिनट सर, शायद इसके नीचे कहीं पड़ी हो। मैं चाहता हूँ कि जो चीजें मैं बता रहा हूँ तो वो अच्छे से सबको समझ आ जाए। नहीं है मेरे ख्याल से। सर मैंने आपको शेयर आप किया भी मुझे प्लीज। दोबारा भेज दीजिए, अगर वो मुझे नहीं भेज रहे हैं, दिख रही मुझे। मैं 1 मिनट रुको, लाइन पे रुको, मैं भेजता हूँ आपको दोबारा, 1 मिनट। दोबारा भेज दीजिए। सर मैंने शेयर कर दिया आपको। हाँ, मैं आ गया। दिख तो रहा है पर आ क्यों रहा है? थोड़ा डाउनलोड हो रहा है सर, वो 1 मिनट। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। मैं आपको बता भी देता हूँ। सर पहले क्या होता था, जब हम ITR 1 फाइल करते थे, ITR 1। हाँ जी, इसमें पेज नंबर 15 पर। पेज नंबर 15। 15 पे जाता हूँ। मैं बता देता हूँ। पहले क्या होता था, जब हम ITR फाइल करते थे, ITR 1 या ITR 4 फाइल करते थे, हमें बैंक के केस में सिर्फ 3 चीज की जरूरत होती थी। एक तो बैंक का नाम, एक बैंक का अकाउंट नंबर और एक बैंक का IFSC कोड। ये आ गया 15 नंबर सर। हाँ जी। सर मैं ये बता रहा हूँ कि जब पहले हम जो ना ITR 1 और ITR 4 फाइल करते थे, तो हमें बैंक की डिटेल फिल करनी होती थी। वहां पे हमें क्या है कि वहां पे सिर्फ 3 चीज की जरूरत होती थी। एक तो बैंक का नाम, कौन सा बैंक में हमारा अकाउंट है, खाता है, और बैंक का अकाउंट नंबर एंड बैंक का IFSC कोड। पर अब एक ये जो अभी नए फॉर्म आएंगे, इसमें क्या है कि एक चीज और नई इंसर्ट कर दी है। अब यहाँ पे क्या है कि हमें यहाँ पे जो अकाउंट नंबर के आगे यहाँ पे लिखा है, ये दिख रहा होगा आपको सबको साइड पे, यहाँ पे होगा टाइप ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे अभी हमें ये भी बताना पड़ेगा कि हमारा अकाउंट सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है। ये पहले नहीं था, इस बार के जो नए फॉर्म आएंगे उसमें ये वाली मतलब इस तरीके का आएगा। तो हमें बताना पड़ेगा वहां पे। उसके बाद एक एक चेंज ये है, नया चेंज ये है। एक फिर हम डिडक्शन की बात करते हैं। एक डिडक्शन हमारी नई ऐड हुई है, उस डिडक्शन का नाम है 80CCH। आपने सबने सुना होगा अग्निवीर योजना के बारे में। आ, सर आप पुरानी वाली, हाँ जी, नहीं पुरानी वाली, ये जो मेरे प्रेजेंटेशन है PDF वाली। वो पहली वाली? हाँ जी, हाँ जी, सॉरी सर, ये आप तो वाली? नहीं नहीं, ये फॉर्म है इससे पहले, जो सबसे पहले चला रहे थे आपको। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, 1 मिनट। सॉरी सर, थोड़ा आपको परेशानी हो कोई रही है। दिक्कत नहीं सर, हमारा काम है सर। हाँ जी, ये जो पॉइंट नंबर 4, मेजर चेंज इन ITR 1 फॉर्म। दिख रहा है सर सबको? जी जी, मुझे दिख रहा है। जी सर, दिख सर रहा है सर। यहाँ, सर ये हमारी एक नई डिडक्शन ऐड हुई है इस बार से। असेसमेंट ईयर 24-25 से इस डिडक्शन का सेक्शन है, सेक्शन 80CH। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे असेसी के बारे में कहा गया है। अभी हम जो मान के चल रहे हैं, अभी हम इंडिविजुअल के लेके चल रहे हैं, इंडिविजुअल HUF। तो यहाँ पे इंडिविजुअल की जो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर हमने इनरोल कराया है, ये अग्निपथ स्कीम है, या फिर हमने जो ना उसके जो कॉर्पस फंड है, इनका एक कॉर्पस फंड बनाया है, उसमें हमने 1 नवंबर को या उससे पहले हमने क्या किया कि वहां पे कुछ मतलब डोनेट किया है, या हमने वो कोई अमाउंट पेड किया है, तो हमें उसकी पूरी डिडक्शन मिलेगी। एक ये नई डिडक्शन आई है, ऐड हुई है अपनी डिडक्शन में। अब इसके बाद सर मेरा पॉइंट नंबर 5 है, जहां पे मैं ITR 4 फिल करने की जरूरत होती है। वैसे तो सबको पता है, फिर भी मैंने अपनी स्क्रीन में ऐड कर दिया। ITR जो 4 फाइल करते हैं, वो करते हैं रेसिडेंट इंडिविजुअल, HUF और फर्म फाइल करते हैं। LLP को
एलएलपी को, ये एलएलपी के लिए आईटीआर 4 का फॉर्म नहीं है, क्योंकि सेक्शन 44AD के अंदर जो है एलएलपी को मना करते हैं कि जो सेक्शन 44AD की जो डिडक्शन मिलेगी, जो सेक्शन 44AD है और दूसरे सेक्शन है, वो मना करते हैं एलएलपी को। तो ये फॉर्म जो है इंडिविजुअल, एचयूएफ और फर्म के लिए है। हमारी जो इनकम है वो 50 लाख से ज्यादा की ना हो। उसके बाद है हमारे जो, क्योंकि हम ये आईटीआर 4 फाइल कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो हमारे सेक्शन है, ये सेक्शन 44AD, 44ADA, 44AD होता है अपना बिजनेस के लिए, कि हम प्रेजम्पटिव बेसिस पे अपनी कोई इनकम दिखा रहे हैं। 44AD होता है प्रोफेशनल के लिए, और 44AE होता है कि अगर हम ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, सपोज लॉरी का काम कर रहे हैं, लॉरी का सेक्शन है कि उसके अंदर हम इतनी लॉरी रख सकते हैं, तो ये तीनों सेक्शन उसके हैं। यहाँ पे हमारी जो इनकम होगी वो सैलरी से हो सकती है, पेंशन से हो सकती है, एक मकान से हो सकती है, एग्रीकल्चर इनकम है जो हमारी 5,000 तक हो। अदर सोर्स हमारी इनकम है, सेविंग बैंक से हमारी इनकम हो सकती है, हमारी डिपॉजिट हो सकती है बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, हमारी इनकम टैक्स का जो है रिफंड हो सकता है, फैमिली पेंशन हो सकती है, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इनहेंस कंपनसेशन। उसके बाद है एनी अदर इंटरेस्ट इनकम, एग्जाम्पल इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अनसिक्योर्ड लोन। अब सर हम बात करते हैं जो हमारा आईटीआर 4 है, उसमें जो कुछ मेजर चेंज आए हैं। हेलो जी सर। हेलो सर, जो आईटीआर का फॉर्म अभी आपने खोला था, प्लीज उस वाले फॉर्म को खोल दीजिए। मैं वहाँ थोड़ा जो दिखा के समझाना चाहता हूँ कि वहाँ पे क्या आईटीआर 4 में पेज नंबर आपको बता देता हूँ क्या है। पेज नंबर है हमारा 17। यहाँ कहाँ रुकना है सर? पेज नंबर 17। 17 पे आ गए हैं सर। अब अगला बताइए कहाँ कौन से पॉइंट पे जाना है? 17 पे ए23 करके है। ये वाला। हाँ जी। और सर ये एक चेंज है। हमें पहले क्या होता था कि अभी तक जो है सारे बंदे जो ना ओल्ड रिजीम के अंदर थे, अगर हमें न्यू रिजीम के अंदर जाना है तो एक फॉर्म होता है, हमें वो फाइल करना होता है। फॉर्म का नंबर है फॉर्म 10IE, वो हमें फाइल करना होता है। तो हम न्यू रिजीम के अंदर जाते हैं और वो फॉर्म 10I भी हमें जो फाइल करना होता है, वो हमें जो सेक्शन 190, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, मतलब जो हमारी ड्यू डेट है, ड्यू डेट की डेट पे या उससे पहले फाइल करना होगा, तो हमें उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी, हमें न्यू रिजीम की डायरेक्शन मिल जाएगी। पर अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट चाहती है कि जो सारे बंदे हैं वो सब न्यू रिजीम के अंदर आए। गवर्नमेंट ऐसा क्यों चाहती है? गवर्नमेंट इसलिए कर रही है कि गवर्नमेंट को लगता है कि न्यू रिजीम ज्यादा आसान है, न्यू रिजीम ज्यादा आसान है और उसमें सरदर्दी कम है। ओल्ड रिजीम में डिडक्शन दो, सब डिडक्शन की मतलब सारी चीजों का ध्यान रखो कि गवर्नमेंट ने की क्या, कोई सी डिडक्शन ठीक है, कौन सी गलत है। क्योंकि बंदे क्या है कि क्लेम कर लेते हैं, बहुत सारे बंदे क्लेम कर लेते हैं, फिर गवर्नमेंट उनसे उनके प्रूफ मांगती है, उनसे इंश्योर कराती है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि सारे बंदे जो है न्यू रिजीम में आ जाएं। अब इस बार के जो आईटीआर 4 है उसमें एक सबसे बड़ा चेंज ये हुआ है, पॉइंट नंबर है ये A23। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने अब सब बंदों से बोल दिया है कि जो ये न्यू रिजीम होगी ये उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया है। मतलब जो भी बंदा रिटर्न फाइल करेगा वो न्यू रिजीम के अंदर फाइल करेगा। अगर सपोज मैं हूं, मुझे अपनी आईटीआर 4 फाइल करनी है, तो मैं जब आईटीआर 4 फाइल करूंगा तो मेरी न्यू रिजीम के अंदर ही लेगा। अगर मुझे न्यू रिजीम से बाहर निकलना है, मैं चाहता हूं कि मेरी जो डिडक्शन, मेरी एलआईसी की डिडक्शन है, मेरी मेडिक्लेम की है, मेरी सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, मेरी एटीटीए की डिडक्शन है, मेरी और भी काफी सारी डिडक्शन है, मेरी डोनेशन की डिडक्शन है, तो मुझे एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। उस फॉर्म का नाम है 10IEA। मतलब गवर्नमेंट एक नया फॉर्म और बनाया है। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है कि ये चाहती है कि मैं जो है जो रिटर्न फाइल करूंगा, मेरी डिफॉल्ट जो मेरा रहेगा वो रहेगा न्यू रिजीम में। मतलब मैं रिटर्न फाइल करूंगा तो मैं न्यू रिजीम के अंदर करूंगा। पर मैं चाहता हूं कि मैं न्यू रिजीम के अंदर रिटर्न फाइल ना करूं, तो मुझे एक नया फॉर्म अपलोड फाइल करना पड़ेगा रिटर्न फाइल करने से पहले, फॉर्म 10IEA। ये फॉर्म 10IEA होता है कि हम क्या करेंगे कि फॉर्म 10IEA किस लिए होता है? ये होता है कि आपको अगर ओल्ड रिजीम में जाना है, मतलब तो कोई भी बंदा डायरेक्टली ओल्ड रिजीम में नहीं जा पाएगा, न्यू रिजीम में जाएंगे। और न्यू रिजीम में जो बंदे न्यू रिजीम में अगर हम जो बंदे न्यू रिजीम में टैक्स देना चाहते हैं तो वो न्यू रिजीम में टैक्स दे सकते हैं। पर जिनको लगता है कि मेरी डिडक्शन ज्यादा है, अमाउंट ऑफ डिडक्शन ज्यादा है, तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें ओल्ड रिजीम में जाना पड़ेगा। अब मैं ओल्ड रिजीम ऑप्ट करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, फॉर्म 10IEA। और ये फॉर्म जो मैं फाइल करना पड़ेगा, इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना, ये फॉर्म जो मैं फाइल करना पड़ेगा इनकम टैक्स की ड्यू डेट के अंदर फाइल करना पड़ेगा। सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 की जो डेट है
उस डेट तक फाइल करना पड़ेगा। सपोज अभी आईटीआर के फॉर्म जो है स्टार्ट हो जाते हैं अब मई से, वैसे इस बार जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि फॉर्म आ चुके हैं, तो आईटीआर 1 और फॉर्म आई थिंक मेरे हिसाब से अप्रैल में स्टार्ट हो जाने चाहिए। तो ये फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं, और किसी पर्सन को अपनी आईटीआर फाइल करनी है, आईटीआर 4 फाइल करनी है, तो वो क्या करना चाहते हैं कि उनकी 80C की, 80D की, 80TTA की, 80G की, 80E की काफी सारी डिरेक्शन है, तो वो चाहते हैं कि अब मैं जो अपनी ओल्ड रिजीम के अंदर रिटर्न फाइल करूं, पर किसी रीजन की वजह से वो एक गवर्नमेंट जो नॉर्मली डेट रखती है वो आईटीआर की जो इंडिविजुअल की रखती है वो 31 जुलाई रखती है। अगर हेलो 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 जी सर, बोलिए सर। हाँ, गवर्नमेंट जो नॉर्मली डेट रखती है इंडिविजुअल की आईटीआर फाइल करने की वो 31 जुलाई रखती है, तो हमें ओल्ड रिजीम में जाने के लिए 31 जुलाई से पहले फॉर्म 10IEA फाइल करना पड़ेगा। अगर हमने जो है 31 जुलाई तक गवर्नमेंट की जो ड्यू डेट है वहां तक फॉर्म 10IEA फाइल नहीं करा और हम अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाए ओल्ड रिजीम में, हमें ओल्ड रिजीम में फाइल करनी थी, तो 31 जुलाई के बाद 1 अगस्त को हम जो है न्यू रिजीम में टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। हमें डिडक्शन का हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा और हमें न्यू रिजीम में रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो एक ये वाला बहुत मेजर चेंज है, बहुत मेजर अमेंडमेंट है जो आईटीआर 4 के अंदर किया गया है कि अगर हमें न्यू रिजीम में डिफॉल्ट, गवर्नमेंट ने न्यू रिजीम को डिफॉल्ट कर दिया है, मतलब हमें ओल्ड रिजीम में जाना है तो हमें फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, फॉर्म 10IEA। फॉर्म 10 फाइल करने की ड्यू डेट है रिटर्न फाइलिंग की डेट तक, मतलब जो रिटर्न फाइलिंग की डेट है 31 जुलाई की, अगर अभी डेट एक्सटेंड न करने के बारे में बात कर रहे हैं तो 31 जुलाई तक हमें ये फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। अगर ये फॉर्म फाइल नहीं करते हैं तो फिर हमें न्यू रिजीम के अंदर ही टैक्स देना पड़ेगा, और हमें जो हमारी डिडक्शन है 80C की, 80D की, 80TTA की और भी जो डिडक्शन उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये एक हमारा काफी बड़ा चेंज था। उसके बाद अब हम बात करते हैं, एक हमारा चेंज हो रहा है यहाँ पे, ये कौन सी पेज पर है, ये है, हेलो हेलो जी जी जी। सर, ये जो मैंने अभी एक चेंज बताया ये सबको क्लियर हो गया है? अगर किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं इसके बारे में। हेलो चलिए आगे बढ़िए सर। सर पेज 10IE के बारे में बता दीजिए कुछ। सर 10IE एक फॉर्म है जो अभी एग्जिस्टिंग फॉर्म है, उसमें क्या है कि अगर मैं ओल्ड रिजीम के अंदर हूं और मुझे न्यू रिजीम में जाना है तो मुझे एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, वो उसके इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके, जो फाइल करना बहुत आसान है। उसका फॉर्म का नाम है 10IE, वो हमें ड्यू डेट तक फाइल करना होता है। ठीक। अब जो है, अब जो गवर्नमेंट नया फॉर्म लेकर आई है वो 10IEA है, अब वो उसमें ए और ऐड कर दिया है। अगर अब हमें न्यू रिजीम से ओल्ड रिजीम पे जाना है तो उसके लिए फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, वो सबको फाइल करना पड़ेगा। सैलरी में और मतलब ITR 1 ITR 4 दोनों में। सर अभी ये जो है आईटीआर 1 के में कहीं ये नहीं दिया गया, आईटीआर 1 में ये फॉर्म नहीं दिया गया, ये चीजें जो अभी बताई गई है आईटीआर उसमें बताई गई है, क्या बोलते हैं 4 में बताई गई है। पर मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, मेरे हिसाब से आपको दोनों के केस में करना पड़ेगा। जब तो आप ITR अपनी, में भी करना चाहिए। हाँ जी सर, ये जो अभी लाइव होंगी आईटीआर, लाइव होने वाली, जल्दी लाइव हो जाएंगी, शायद अप्रैल में लाइव हो जाए, तो ये चीजें आप जब देखोगे, जब आईटीआर फाइल करने के टाइम पे जब टोटल कंप्यूटेशन निकलती है, वो आपकी कंप्यूटेशन बनेगी, वो न्यू रिजिम के हिसाब से बनेगी। तो आपको उस टाइम पे चेक करना है कि मेरी जो कैलकुलेशन टोटल बन रही है वो न्यू रिजिम के हिसाब से बन रही है, ओल्ड रिजिम के हिसाब से बन रही है, मतलब फाइल करने से पहले आपको चेक करना है वो। सर ये प्रोफेशनल के लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत का क्वेश्चन है। सर गवर्नमेंट तो ये चाहती है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि मैं टेंशन क्यों लूं, मैं वो इस सारी चीजों को झंझट में क्यों झेलूं। किसी ने LIC करा रखी, नहीं करा रखी, चीजों को मुझे मुझे इनसे गवर्नमेंट अपने ऊपर बर्डन नहीं लेना चाहती, इसलिए गवर्नमेंट ने ये सेक्शन दिया है। इस सेक्शन से फायदा भी है पर नुकसान बहुत ज्यादा है। अगर मान लो किसी ने डिडक्शन बहुत सारी करा रखी है और किसी की इनकम कम है, किसी टोटल इनकम कम है, तो उन्हें उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। अगर वो अपना, यदि न्यू रिजीम में जाते हैं, सर न्यू रिजिम में BBCA में नए रिज्यूम में जाते हैं हम जब, तो उसमें उसका टाइम मोडेशन है, उसके बाद वो लेता नहीं है, उसको विद इन ड्यू डेट हमें 139(1) के अनुसार रिटर्न सबमिट करनी पड़ेगी। हाँ सर वो करना पड़ेगा, वो पहले नहीं और था, यदि नहीं करते तो उसके प्रोविजन स्टैंड कर जाते हैं, वो रिटर्न कैसे भरेगा फिर?
नहीं सर, उसके बाद अगर आपने 31 जुलाई तक जो इनकम टैक्स की आईटीआर फाइल करने की डेट है, उस डेट की ड्यू डेट तक, एक्सट्रीम ड्यू डेट तक आपने ये फाइल नहीं करा, तो फिर आप ऑलरेडी उसमें ही आ जाओ, उसमें ही रहोगे, न्यू रिजिम के अंदर ही। आप ओल्ड रिजिम के अंदर नहीं जा पाओगे फिर। तो ये वाली चीजों का बहुत ध्यान रखना है, इस बार सबके केस में ध्यान रखना है। ये बहुत बड़ा मतलब ये है कि अगर स्किप हो गया तो आप ऑलरेडी न्यू रिजिम के अंदर आ जाओगे। आप पहले से न्यू रिजिम के अंदर हो, फिर आप न्यू रिजिम के अंदर ही रहोगे, बाहर नहीं जा पाओगे उससे। तो ये वाली चीजें जो ना सारे बंदे, क्योंकि जो इंडिविजुअल की आईटीआर, हर बंदा अपनी आईटीआर फाइल करता है, अपने क्लाइंट है या जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है या जो एडवोकेट है, इस चीज का थोड़ा स्पेशली ध्यान रखिए कि अगर आईटीआर फाइल करनी है कोई बात नहीं, बाद में फाइल कर ले, पर जो ये ओप करने वाला है, अगर किसी को ओल्ड रिजिम में जाना है तो 31 जुलाई तक ही कर ले, उसके बाद ना करे। सर अब आगे बढ़ते हैं। अब पेज नंबर मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर पेज नंबर 19-19 पर आ जाइए प्लीज। सर एक पेज नंबर 19 पे जो हमारा चेंज है ये आईटीआर 4 के अंदर, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारी जो लिमिट है सेक्शन 44 AD की, पहले लिमिट होती थी हमारी जो बिजनेस के लिए होती थी 2 करोड़ रुपए, अब उसे बढ़ा के 3 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उसकी केस में कंडीशन है कि हमारी जो कैश के ट्रांजेक्शन वो 5% से ज्यादा के ना हो। अगर हमारे कैश के ट्रांजेक्शन 5% से ज्यादा के होंगे तो हमें 3 करोड़ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आईटीआर में साफ साफ लिखा है। आप पेज नंबर सर 19 पर आइए प्लीज। हाँ बस यहाँ 19 पे, पे यहाँ जो पे है सर, जी जी जी, यहाँ पर। तो पॉइंट यहाँ पे बताइए साफ, पॉइंट। पॉइंट E1, D1 E1 E1, E फॉर एलिफेंट। ये आधा 19 में आधा 20 में है एक्चुअली वो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इसमें जो है अगर इसमें एक ये वाला प्रोविजन है कि अगर हमारी जो कैश लिमिट है, मतलब जो कैश के ट्रांजेक्शन है, कैश की रिसीट है, वो 5% से कम की है, तो हमारे लिए 44 AD की जो लिमिट होगी वो होगी 3 करोड़ रुपए की। और ऐसी हमारे लिए क्या है कि अगर हमारी जो है हम 44 AD के अंदर की बात करते हैं, अगर हमारी कैश जो कैश की लिमिट है E3 पे अगर हमारी कैश की जो ट्रांजेक्शन है वो 5%, 5 up to 5% तक है, उससे ज्यादा नहीं है, तो हमें जो हमारी लिमिट होगी वो होगी 75 लैक्स। ये होगी प्रोफेशनल, जो डॉक्टर्स के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए, जो सारे प्रोफेशनल होते हैं उनके लिए 75 लाख होगी। तो ये एक छोटा सा चेंज है कि लिमिट जो बढ़ा दी गई है। अब इसके बाद इसमें एक चेंज हो रहा है सर, ऊपर ही करिए E1 में। पहले हमें क्या करना होता था, पहले हमें यह बताना होता था कि हमारी जो इनकम है, हमारी इनकम अकाउंट थ्रू अकाउंट पे ही चेक है, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट है, या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम है, या फिर हमारी कैश से है। पर अब इन्होंने एक नया जो टैब है वहां पर और ऐड कर दिया है, वो कर दिया C। आप देख रहे सब यहाँ पे C है, एनी अदर मोड अदर देन A और B। अगर किसी पर्सन की जो इनकम है वो अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट है, या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के से है, तो वो यहाँ पे E1 में बताएगा, A में बताएगा। अगर किसी की कैश में है तो वो B में बताएगा। अगर इन दोनों के अलावा भी है, ये ऑप्शन पहले नहीं था पर इस बार आईटीआर में इंसर्ट करा है, अगर और कोई ऐसा मोड है जो इन दोनों के अलावा है तो यहाँ पे भी वो चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। हेलो, हाँ जी सर। कौन से पे जाना है सर? सर मैं जो बता रहा था E1 में, E1 में तो अभी है ही अपन। E1 में C पॉइंट। E1 का C पॉइंट मिड। ये वाला ये जो आप ये भी कर रहे हो, ये अभी नया ऐड हुआ है इस बार के, जो मतलब नया ऐड होगा अभी जो फॉर्म आएंगे इसमें। इससे पहले ये नहीं था, जो पहले पिछली वाली आईटीआर के फॉर्म था उसमें नहीं था ये वाला पॉइंट। मतलब गोल्ड और सिल्वर जो अगर लेंगे तो वो भी आ जाएगा इसमें। सर इसमें यहाँ पे लिखा है कि अगर हमारी जो शेयर है, वर्चुअल असेट्स वगैरह जो भी होंगे। हाँ मतलब ये कैश के और ये इसके अलावा, कैश के और बैंक के अलावा जो भी कुछ होगा, अगर जहां से हमारी इनकम होगी, रिसीट टर्नओवर होगी, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। अच्छा, खरीदना दिक्कत का काम हो गया यहाँ पे।
हेलो जी जी सर। सर, जो मेजर चेंज से ITR 1 और 4 में सिर्फ अभी हमने 2 फॉर्म की बात करी, जो मेजर चेंज से मैंने अब ये बता दिए हैं, बाकी जो फॉर्म है एज इट इज पहले की तरह ही है, उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ है भाई। ये मेजर चेंज ये है। तो जी सर। इसमें मैंने ये टैक्स रेट डिस्कस कर लिए और बाकी ITR के जो फॉर्म है ये डिस्कस कर लिए हैं। मेजर जो पॉइंट मुझे लगा था, जो मैं किसी अपने प्रोफेसर किसी दोस्त को बताऊं, कि वो इस चीज का ध्यान रखे कि वो बना जुल मैंने इसका जी पूछे कौन पूछे? टाइप कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस भर के और 1,000 रुपये टैक्स आई है तो उसमें जमा करके टैक्स जमा कर दे काम। ठीक है। कौन? थोड़ा म्यूट करा दीजिए इनको। हेलो हेलो जी हाँ बोलिए सर। सर, मेरे जो ना ये वाली स्लाइड कंप्लीट हो गई है। थोड़ा सा मैं इसमें अब मैं चाहता हूँ कि मैंने आपकी नई स्लाइड भेजी है, वो है डिडक्शन की। डिडक्शन डिडक्शन एंड अलाउंस, आप प्लीज उस पर आ जाइए, वो ओपन कर लीजिए, वो डिडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्शन वाली आपने दोबारा भेजी है? नहीं, मैं पहले भेज चुका हूँ आपको। अच्छा वो अभी 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 खोलता हूँ, 1 सेकंड में खोलता हूँ। दिस वन, यही ना? जी 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 जी। एक्चुअली मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया ये PPT बनाने के लिए, फिर भी मैंने जो ये अपनी इनकम टैक्स की साइट से वहीं से डाउनलोड कर लिया है। कोई बात नहीं, आप समझा सकते हैं ना। हाँ जी सर, सबसे पहले हम बात करते हैं। वैसे आप सबको पता है सेक्शन 80C के अंदर क्या होता है। जो 80C की डिडक्शन मिलती है वो इंडिविजुअल और HUF को मिलती है। 80C में जो बेसिकली डिडक्शन मिलती है हमें, जो नॉर्मल डिडक्शन होती है वो होती है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की, पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, अगर हमने उसमें कोई अमाउंट डिपॉजिट करी है, या फिर हमारे हो गए हमने क्या करा है कि हाउसिंग लोन का कोई इंटरेस्ट पेमेंट करा है, वो हो गया, या फिर हमने क्या करा है कि हमने कोई स्कूल फीस की पेमेंट करी है, बच्चों की स्कूल फीस पेमेंट करी है, या फिर हमने कोई जो हमारे ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होते हैं, जो 8th इशू है, ये इन सब चीजों की डिडक्शन मिलती है। यहाँ पे जो हमारी मैक्सिमम डिडक्शन है वो हमारी है 1.5 लाख रुपए की। उसके बाद इसमें कुछ और, उसके बाद सर आ जाइए 80cc पर, थोड़ा सा नीचे आ जाइए। सर यही सर। हाँ जी सर, यहाँ पे जो हम कंट्रीब्यूशन करते हैं, कुछ सर्टेन पेंशन फंड है, जैसे LIC के हो गए या फिर अदर इंश्योरेंस के हो गए, तो वहां पे जो हमें डिडक्शन मिलती है वो मिलती है 1.5 लाख रुपए की। ये सिर्फ मिलती है इंडिविजुअल को। उसके बाद है हमारी 80CCD की। यहाँ पे जो हमारी डिडक्शन मिलती है ये हमें मिलती है 10% ऑफ सैलरी। और यहाँ पे कुछ हमारे जो कुछ स्कीम हो गई जो नोटिफाइड कर रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये भी जो डिडक्शन मिलती है ये सिर्फ मिलती है इंडिविजुअल को। उसके बाद है 80CCF। ये हमारी इसमें कोई चेंज नहीं है। जैसे हम वो पहले करते थे कि हमारा 50,000 हमने जो उसमें जमा करा है, पेड और डिपॉजिट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू असेसमेंट ईयर, तो हमने ये लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है, वहां पर हमने डिपॉजिट किया है, तो जो 20,000 है या जो डिपॉजिट किया हमें उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। 80CCH की नई नई इस बार ऐड हुई है। 80CCH, ये अमाउंट पेड डिपॉजिटेड अग्निवीर कॉर्पस फंड बाय SSC एंड कंट्रीब्यूशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू सच फंड। ये जो डिडक्शन है सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है ये। इसके बाद है 80D। 80D को आपको सबको पता है कि 80D की बेसिकली डिडक्शन मिलती है मेडिक्लेम के लिए। इसमें जो ये डिडक्शन मिलती है इंडिविजुअल और HUF को मिलती है। इसमें जो डिडक्शन मिलती है इंडिविजुअल को मिलती है वो वो खुद के लिए, अपनी अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए जो डिपेंडेंट है उनपे, उनके लिए क्लेम कर सकते हैं। HUF के केस में कोई भी मेंबर हो सकता है। यहाँ पे जो हमें प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए मिलती है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्या होता है कि हमें लगता है कि कोई हमें बीमारी होने वाली है, हमें लगता है कि कुछ हो, मतलब कुछ हमें कोई बीमारी ना हो, तो हम अपना चेकअप कराते हैं, तो उसमें हमें डिडक्शन मिल जाती है। 80D की जो डिडक्शन मिलती है उसका पेमेंट जो है अकाउंट पे ही चेक से होना चाहिए। पर अगर ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है जो जो कि मैक्सिमम 5,000 रुपए तक का, अगर ये हमारा कैश में भी होगा तो हमें इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। तो इंडिविजुअल के केस में जो इनकी जो सीनियर सिटीजन नहीं है उनके केस में जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन है वो है 25,000 रुपए। और जो जो सीनियर सिटीजन है
सीनियर सिटीजन के केस में ये है ये 25,000 रुपए है, पर वहां पे क्या है कि सीनियर सिटीजन के केस में कोई मेडिकल के कोई एक्सपेंस करा रखे हैं, मेडिकल के कोई खर्चे हैं, तो उसकी भी डिडक्शन मिल जाती है। उसके बाद सर हमारा सेक्शन 80 DD, ये जो हमारा बताता है कि अगर हमें कोई डिसीज हो गई है तो हमें जो यहाँ पे डिडक्शन मिलती है, यहाँ पे मिलती है 75,000 रुपए की। और अगर हमें कोई जो ज्यादा बड़ी बीमारी हो गई है तो फिर हमें जो डिडक्शन मिलती है वो मिलती है 1,25,000 रुपए की। ये हमें जो मिलती है ये रेसिडेंट इंडिविजुअल और HUF को मिलती है। इसके केस में बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे प्रेस्क्राइब कर रखी है, ये सीट में प्रेस्क्राइब कर रखी है। उसके बाद है ये सेक्शन 80 DDB, सेक्शन 80 DDB है एक्सपेंस एक्चुअली पेड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज एंड जो यहाँ पे स्पेसिफाइड डिसीज है यहाँ पे जो मेंशन कर रखी है, तो ये उनके लिए मिलती है। सेक्शन 80E क्या है? सेक्शन 80E बोलता है कि अगर हमने क्या कर रखा है कि हम कोई कोर्स कर रहे हैं, लाइक MBA कर रहे हैं या कोई एजुकेशन कोर्स कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास थोड़ी फंड की कमी है पर हम पढ़ना चाहते हैं, पर फ्यूचर में हमें लगता है कि हमारी जॉब लग जाएगी तो हम उसका रीपेमेंट कर देंगे, तो ये हम एक लोन ले सकते हैं ये बैंक के थ्रू या फिर जो अप्रूव इंस्टीट्यूशन है वहां से लोन ले सकते हैं। तो इसका हमें जो बेनिफिट मिलेगा जब हम अर्निंग करनी स्टार्ट कर देते हैं, तो जब से हम अर्निंग करनी स्टार्ट कर देते हैं उस ईयर से हमें इसका बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जो इसकी लोन की हम जो पेमेंट कर रहे हैं। सेक्शन 80EE, सेक्शन 80EE है या लोन टेकन बाय इंडिविजुअल टेकन फाइनेंशियल फॉर पर्पस ऑफ एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ये सेक्शन 80EE है कि अगर हमने क्या करा है कि हमने कोई लोन लिया है, लोन कहाँ से लिया है? कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है किसी घर को खरीदने के लिए, तो यहाँ पे हमें जो डिडक्शन मिल जाती है वो मैक्सिमम 50,000 रुपए की डिडक्शन है। सेक्शन 80EEA, यहाँ पे जो हम रिबेट लेंगे, यहाँ पे रिबेट मिलेगी इंडिविजुअल को जो हमने कोई लोन लिया है कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ये हमने जो लोन लिया है किसी ये भी प्रॉपर्टी के लिए है, रेसिडेंस हाउस के लिए, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम डिडक्शन है यहाँ पे 1.5 लाख रुपए की है। बाकी सेक्शन 80EB में जो इंटरेस्ट पेबल की है ये 1.5 लाख रुपए की है। सेक्शन 80G ये डोनेशन का, आपको सबको पता है कि डोनेशन के केस में हमारी 2-3 तरह की लिमिट वो डिडक्शन होती है। एक तो 100% क्या है कि विदाउट लिमिट, कि हमें अगर जो PM केयर फंड से या 3-4 ऐसे फंड है जिसमें हम डोनेशन देंगे तो हमें 100% मिलेगी डिडक्शन। कुछ में वहां पर है कि 50% विदाउट लिमिट, मतलब हम वहां पर डोनेशन देंगे हमें उसकी अमाउंट के टोटल 50% मिलेगा। कुछ ऐसे जो फंड है जहां पे हम देंगे तो वहां पे 100% डिडक्शन मिलेगी, मतलब सब्जेक्ट टू सम लिमिटेशन, ऐसी 50% मिलेगी। तो 80G के अंदर यहाँ पर है ये जो डोनेशन के फंड के नाम दे रखे हैं, PM केयर फंड हो गया या फिर काफी सारे नाम दे रखे हैं, तो ये सब ये है इसमें जो डिडक्शन मिल जाती है हमें। और यहाँ पे अगर हम 2,000 रुपए तक का वो करते हैं, 2,000 रुपए तक का डोनेशन देते हैं, तो 2,000 रुपए के केस में ये हम कैश में भी डोनेट कर सकते हैं, पर 2,000 रुपए से ऊपर का डोनेशन होगा तो हमारा थ्रू मतलब बैंक के थ्रू होना चाहिए, बैंक के थ्रू या चेक के थ्रू या फिर RTGS या नेफ्ट होना चाहिए। सेक्शन 80G जो बोलता है ये इसकी डिडक्शन है रेंट के लिए। अगर हम रेंट पेमेंट कर रहे हैं इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ टोटल इनकम, तो यहाँ पे हमें जो डिडक्शन मिल जाती है, ये हमारा जो 5,000 है मैक्सिमम है जो मिलता है, ये 5,000 मिलता है, मतलब 60,000 साल भर की। तो हम यहाँ पर तीन पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट में जो जहाँ पर सबसे कम होता है उसकी हमें डिडक्शन मिल जाती है, हम यहाँ पे कैलकुलेशन करनी होती है। सेक्शन 80GGA ये सर्टेन डोनेशन जो साइंटिफिक, सोशल और स्टैटिक रिसर्च है। सेक्शन 80GGB, सेक्शन 80GGB की डिडक्शन मिलती है पॉलिटिकल पार्टी की या इलेक्टोरल ट्रस्ट की मिलती है अगर हम उन्हें कोई पेमेंट करते हैं। सेक्शन 80GGC, सेक्शन 80GC है ये भी पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्ट्रॉनिक ट्रस्ट की है। सेक्शन 80GGB और C में ये डिफरेंस है कि सेक्शन 80GGB की डिडक्शन मिलती है कंपनी को जो कि डोमेस्टिक कंपनी है, इंडियन कंपनी है, और सेक्शन 80GGC की डिडक्शन मिलती है जो अदर देन कंपनी है, उन्हें डिडक्शन मिल जाती है।
बाकी ये डायरेक्शन ऐसी है सेक्शन 80 IA की, 80 IAB की, 80 ICA की, जो हम बहुत कम करते हैं, मतलब क्लेम कम करते हैं। एक सेक्शन ये डायरेक्शन है सेक्शन 80 TTA। ये है सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है तो हमें 10,000 तक की इसमें रिबेट मिल जाती है। सपोज हमारा 15,000 रुपए का इंटरेस्ट है सेविंग बैंक का, तो हमें 10,000 तक की रिबेट मिल जाएगी। 5,000 रुपए पे हमें टैक्स देना पड़ेगा। सेक्शन 80 TTB, 80 TTB क्या होती है? 80 TTB मिलती है सीनियर सिटीजन को जो 60 ईयर्स के या उससे ज्यादा के हैं। तो इसके केस में क्या होता है कि यहाँ पे हमें जो डिडक्शन मिलेगी उसकी अमाउंट होगी 50,000 रुपए तक की हमें डिडक्शन मिल सकती है। वो डिडक्शन हमें सेविंग बैंक की भी मिलेगी और फिक्स डिपॉजिट की भी मिलेगी। सेक्शन 80 TTA के अंदर ऐसा नहीं है, सिर्फ वहां पे सिर्फ सेविंग बैंक की डिडक्शन मिलती है। यहाँ पे सेविंग बैंक और फिक्स डिपॉजिट दोनों की डिडक्शन मिलती है। सेक्शन 80U, सेक्शन 80U के अंदर क्या होता है? सेक्शन 80U के अंदर उन बंदों को डिडक्शन मिलती है जो खुद डिसेबल हैं। जो हम ऊपर सेक्शन पढ़ रहे हैं सेक्शन 80 DDB, 80 DD, उसमें क्या था कि जो उसमें साथ में जो बंदे थे उन्हें डिडक्शन मिलती थी। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो बंदे के जिन किसी बंदे को डिसेबिलिटी है तो डायरेक्ट उसी बंदे को डिडक्शन मिलती है। यहाँ पे जो डिडक्शन की अमाउंट है वो 75,000 है और ये कुछ केसेस में 1,25,000 रुपये भी है। ये हमारी रिबेट है सेक्शन 87A। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी जो ओल्ड रिजीम में थी 12,500 रुपए थी, 12,500 और कम मतलब कुछ अगर लेस है। और जो यहाँ पर हमारी न्यू रिजीम में हो गई है, न्यू रिजीम में ये 25,000 रुपए तक की हो गई है। मतलब 7 लाख रुपए तक अगर हमारी नेट इनकम है तो हमें न्यू रिजीम के अंदर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। पर अगर हमारी 7 लाख रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा हो गया तो हमें फिर ये रिबेट नहीं मिलेगी सेक्शन 87A की। हेलो हेलो। यस सर। सर जी बस आज के लिए मैंने इतना ही कंपाइल कर पाया था मैं। कोई बात नहीं सर, ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतने बिजी समय में आपने समय दिया था मेरे को पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट टाइम से फिर बाकी शेष आपको जो है रह गया सर, वो अगले साल में करेंगे। सर मैं जो ना मेरे पास बोलने के लिए GST में, इनकम टैक्स में इतना सब कुछ है, पर थोड़ा सा ऑफिस के काम के चलते थोड़ी सर आज vacancy लास्ट डेट सर, आज अपने इतना समय निकालिए हमारे लिए सर, ये बहुत बड़ा हम पे एहसान है सर, आज के लिए आपका ऑब्लिगेशन है सर। सर नहीं सर, आपकी कृपा है सर, आई एम हाईली ऑब्लाइज कि सर इतने बिजी शेड्यूल में से आपने समय निकाला हमारे लिए। तो मैं आज यही समाप्ति करते हुए इस सभा को रिक्वेस्ट करूंगा श्री प्रियंक भारद्वाज सहारनपुर से कि आज का वोट ऑफ थैंक्स करें सर का, और उसके बाद सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने फोन म्यूट करके अपनी सीटों पे खड़े हो जाए राष्ट्रगान के लिए। प्रियंक जी आप राष्ट्रगान करेंगे इसके बाद। प्रियंक जी। धन्यवाद सर। सर सबसे पहले तो मैं आपका ही धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारे लिए हर सैटरडे में इतने अच्छे अच्छे स्पीकर इतनी मेहनत से ढूंढ के लाते हैं और जिससे हमारा काफ़ी ज्ञानवर्धन होता है। और आज जबकि 31 दिसंबर इतनी बिजी डेट्स है तो उस हिसाब से डेलीगेट्स भी काफ़ी हैं और गौरव सर ने हमारे लिए इतने बिजी शेड्यूल में से अपना टाइम निकाल के हमें इतनी अच्छी तरह से पढ़ाया, इतना समझाया, तो हमारा ज्ञानवर्धन किया। तो मैं अपनी ओर से और अपने उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन की ओर से और मध्य प्रदेश टैक्स एसोसिएशन की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी हमें गौरव सर का उद्बोधन, क्योंकि अभी थोड़ा रह गया है उसमें तो हमें दोबारा भी मौका मिलेगा उन्हें सुनने का। सर मैं तो बोलने के लिए बहुत सारी चीजें बोलने के लिए मैं बहुत सारी चीजें डिलीवर करना चाहता हूँ, पर टाइमिंग की वजह से थोड़ा सा आज मैं माफी चाहता हूँ। सर 13 जनवरी को करेंगे सर आप। तो 13 जनवरी फिर भी सर आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया, लेकिन ये उम्मीद हमारी बनी रहेगी कि हमें दोबारा आपको सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो। और इसी के साथ सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।
थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। अब सबसे रिक्वेस्ट है सर, अपने सब सीटों पे खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। प्रियंक जी आप राष्ट्रगान करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलति तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय जय। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर आप सबसे मुलाकात होगी। जो टॉपिक हमारा पहले जीएसटी में रह गया था, तो 6 तारीख को अगले वाले में वो जीएसटी का बाकी बैलेंस टॉपिक आगे स्लाइड्स अभी कंटिन्यू होंगी। अब थैंक यू वेरी मच। और सर का रिक्वेस्ट करेंगे फिर उससे अगले सैटरडे में फिर सर से रिक्वेस्ट करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, वेलकम सर। अभी सर रिक्वेस्ट कर ले रहे हैं आपसे कि 13 को सर फिर अभी आप लोग आगे कंप्लीट करेंगे सर इसको, ठीक है, क्योंकि इसके बाद बहुत कम टाइम रह जाएगा पढ़ने के लिए, इनकम टैक्स के लिए हमारे पास। जी 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 जी। थैंक यू वेरी मच सर वंस अगेन।